ओके, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देर आर थ्री टाइप ऑफ इफेक्ट्स, राइट। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेटाइज हो सकता है वो तीन तरीके से रिस्पॉन्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। द फर्स्ट वन इज योर पैरामैग्नेट्स, सेकंड वन आर डायमैग्नेट्स एंड द थर्ड वन आर योर फेरोमैग्नेट्स। तो हमने पैरामैग्नेट एंड डायमैग्नेट को अंडरस्टैंड किया किस तरीके से कौन सा डोमिनेंट इफेक्ट उनके अंदर होता है जिसकी वजह से आपके पास पैरामैग्नेट्स या डायमैग्नेट्स आते हैं, वो हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फेरोमैग्नेट्स अंडरस्टैंड करेंगे, बट उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें हम लोग एक बार मैग्नेटाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं जिस तरह से हमने पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड किया था, राइट। तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पोलराइज होता है, उसी तरीके से कोई भी जो आपका मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजेबल मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो मैग्नेटिक रिस्पांस दिखाता है। ओके, तो उससे हम लोग उस मैग्नेटिक रिस्पांस को हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला है जस्ट लाइक योर पोलराइजेशन P वाज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट्स, जो आपका PE पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हमने इसे डिफाइन किया गया था। एंड P को हम लोगों ने क्या कहा था, नंबर ऑफ डाइपोल्स अपॉन उस वॉल्यूम में नंबर पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स द डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। सिमिलरली मैग्नेटाइजेशन जो आपका PM है, रिमेंबर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि काफ़ी बुक्स में या हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में PM को PM ना लिख के आपको कैपिटल M लिखा जाए, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटाइजेशन का दोनों सिंबल यूज होते हैं, तो आप लोग इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग आपके बुक के हिसाब से कंसिस्टेंटली P अंडरस्कोर या P सबस्क्रिप्ट M यूज करेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन PM या M इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल के केस में जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल था उसी तरीके से आप लोगों के पास मैग्नेटिक डाइपोल भी होगा और वही पर यूनिट वॉल्यूम आपका मैग्नेटाइजेशन देगा। यहाँ पे स्मॉल n इज जस्ट नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका आपका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से हो गया। तो अगर आप लोग कोई स्मॉल वॉल्यूम dv लेते हो आपका मटेरियल का, और जहाँ पे आप ये वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे, एरिया टाइम्स योर हाइट, जहाँ पे हाइट को मैंने dy बोला है, तो dv इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन फेज टाइम्स द हाइट, राइट, विच हैज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मटेरियल में इतने स्मॉल वॉल्यूम का एक डाइपोल मोमेंट है और उस डाइपोल मोमेंट को मैं PM बोल रहा हूँ, दिस इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। और अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजेशन, तो मैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम करूँगा और वॉल्यूम आपको पता है। सो यू कैन से कि आप लोग किसी भी स्मॉल, अगर आपको मैग्नेटाइजेशन पता है तो आप लोग मैग्नेटाइजेशन से किसी भी स्मॉल वॉल्यूम dv का टोटल डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, दैट इज स्मॉल pm इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन टाइम्स dv, और उस वॉल्यूम को आप लोग एरिया टाइम्स हाइट लिख सकते हो। ओके, नाउ मैंने आपको कहा था कि जब भी आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल को अंडरस्टैंड करें, आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल को स्मॉल मैग्नेट्स के सेंस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और वो स्मॉल मैग्नेट कैसे बनता है, जहाँ पे आप लोगों के पास एक सर्कुलर या किसी क्लोज शेप में आपके पास एक करंट आई है जो कि फ्लो कर रहा है, और उस डाइपोल को आप लोग कैसे डिफाइन करते हो कि आई टाइम्स डी ए, राइट। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई टाइम्स डी ए, जो कि आपका स्मॉल एरिया है, और उस एरिया का डायरेक्शन आप लोग उस डायरेक्शन में लेते हो जहाँ पे आप लोगों का मैग्नेट का नॉर्थ पोल आता है, राइट। सिमिलरली ये आप लोग अगर आप सर्कुलर लूप है आपके पास करंट कैरिंग वायर है, वहाँ पे आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस या डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो योर डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड एज सम करंट टाइम्स एरिया वेक्टर। एंड यहाँ से अगर आप लोग इस पर्टिकुलर रिलेशन को 1 को 2 से कंपेयर करते हो, तो आप लोगों के पास जो करंट है दैट इज मैग्नेटाइजेशन टाइम्स डी वाई योर हाइट, राइट। और आप लोगों ने करंट को इस तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ डिफाइन करोगे, यू विल से दैट द करंट, जो आपका करंट आई है, रिमेंबर करंट आई कहाँ से फ्लो हो रहा है, इट्स नॉट अ वायर, ठीक है। हालांकि आप लोग जब बहुत ही आइडियलिस्टिक डाइपोल लेते हो वहाँ पे आपके पास करंट एक वायर के फॉर्म में होता है, पर यहाँ हमारे पास वायर नहीं है। रिमेंबर जो करंट फ्लो कर रहा है इस डाइपोल, अगर आपको करंट की डायरेक्शन चेक करनी है, आप लोग हमेशा इस डाइपोल के अराउंड अपना फिंगर्स को कर्ल कर सकते हो और थंब के डायरेक्शन में आपका
डाइपोल मोमेंट होगा, और जिस डायरेक्शन में आपकी जो राइट हैंड की फिंगर कर्ल कर रही है उस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। सो करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट आपका एक वायर से नहीं, इस पूरे सरफेस से फ्लो कर रहा है, राइट। इस सरफेस से फ्लो कर रहा है, मतलब जो मैंने ब्लू में दिखाया, राइट, इस फेस में, इस फेस से ऐसे घूमते हुए जा रहा है। तो आप लोग जिस तरीके से, अगर आपको याद है कि आप लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करते थे, आप लोग करंट डेंसिटी कब डिफाइन करते हो कि अगर आपके पास एक सिलेंडर टाइप का ऑब्जेक्ट है और वहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो आप लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करते हो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया, जो कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। बट यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम नहीं है, करंट जो एक सरफेस के ऊपर से जा रहा है, यहाँ पे आप लोग सरफेस करंट डेंसिटी डिफाइन करते हो और उसे बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी बोलते हैं। लाइक इफ़ यू रिमेंबर, आप लोगों के पास बाउंड चार्जेस थे, उसी तरीके से ये बाउंड करंट क्या है, ये करंट आप लोग बाहर से नहीं दे रहे हो, ये आपके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या मूव कर रहे हैं, जो अंदर बाउंड हैं, ठीक है, उन बाउंड चार्जेस की वजह से जो करंट होते हैं उनको आप लोग बाउंड करंट बोलते हो। तो यहाँ पे आपका जो सरफेस करंट डेंसिटी है उसे आप लोग बोलते हो टोटल करंट फ्लोइंग, ठीक है। मान लीजिए सरफेस में से करंट फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम में से नहीं, सरफेस में से करंट फ्लो कर रहा है, और अपॉन उस सरफेस का जो विड्थ है, ठीक है, तो करंट अपॉन सम लेंथ, और यहाँ पे वो लेंथ क्या है, वाई, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, वो आपका डी वाई है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी JS डिफाइन करोगे, एंड JS इज नथिंग बट I अपॉन dy, और आप लोग I की जगह क्या ले सकते हो, JS टाइम्स dy। तो आपके पास, आपने I की जगह JS टाइम dy लिख दिया। अब आप डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में कंपेयर कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हो कि dy एंड d एरिया जो आपके पास है वो आपका बिल्कुल दोनों में सेम है। तो दैट मीन्स योर JS जो कि सरफेस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू योर डायमेंशन। रिमेंबर, ये दोनों आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, बट उनका मैग्नीट्यूड जो आपस में सेम है। तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू सरफेस करंट डेंसिटी फॉर बाउंड चार्ज, या तो आप बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी बोल सकते हो। इसका एक्चुअल अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में इसका रिलेशनशिप चाहिए, दैट इज गिवन बाय JS इज इक्वल टू PM क्रॉस N कैप। रिमेंबर N कैप क्या है, इसके बारे में जल्दी से आपको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इमेजिन कीजिए आपको ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और ये आपका, मैंने आपको कहा था कि इस बॉक्स के अराउंड करंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली ये वाला साइड लूँ, इस साइड में N कैप आप लोग कैसे निकालोगे, इस सरफेस पे करंट किस डायरेक्शन में होगा आप लोग कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपके पास डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट होगा, एक्चुअली मुझे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ना लिख के मैग्नेटाइजेशन लिखना चाहिए था, ठीक है, PM, कैपिटल PM, ठीक है। सॉरी, ये आपका मैग्नेटाइजेशन है, डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में है, और जो N कैप आप लोग देखोगे, N कैप विल बी नॉर्मल जिस सरफेस पे आप लोग एक करंट देखना चाहते हो। इस सरफेस में मैं ये करंट देखना चाहता हूँ कि किस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, तो मैं उसका नॉर्मल डिफाइन करूंगा N कैप। तो ये इस सरफेस का नॉर्मल N कैप डिफाइन कर दिया। तो सिंपली जो करंट है, करंट विल बी गिवन बाय करंट पूरा वेक्टर, मतलब वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, आप लोगों ने PM लेना है, PM क्रॉस N करोगे, ठीक है। रिमेंबर, आपका यहाँ पे डेफिनेटली इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, PM और N के बीच में। तो अगर आप लोग इसे निकालते हो, तो आप लोग पहली बात तो आप लोग ये चेक करोगे कि जैसे कि आपके पास, अगर आप लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, तो वो PM का मैग्नीट्यूड, N का लेंथ क्या होगा 1, यू हैव साइन थीटा, बट इन दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा है 90, एंड डायरेक्शन आपका राइट हैंड थंब रूल से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास PM क्रॉस अगर आप लोग N करते हो, राइट, अगर आप लोग अपने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली करंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है, जो कि सामने की तरफ को है। और ये जो आपका रिलेशन है, ना सिर्फ आपको ये दे रहा है कि रिमेंबर साइन 90 आपको 1 देगा, राइट, तो इसके साथ कुछ डायरेक्शन आएगा। मान लीजिए ये आपका PM था, ये आपका मैग्नेटाइजेशन था, ये आपका N वेक्टर है, और ये आपका उस सरफेस पे जो करंट की डायरेक्शन है वो देगा, ठीक है। तो दिस इज योर, सिर्फ ये आपका जनरल केस है जहाँ पे ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे, पर अगर आपको कोई जनरल, सॉरी, ये स्पेशल केस है, ये आपका जनरल केस है, ठीक है। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो, बट रिमेंबर ये तभी यूज़ होगा जब दोनों इसके इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको एक बार जल्दी से याद दिलाता हूँ कि पोलराइजेशन के केस में क्या होता है। पोलराइजेशन के केस में आपके पास सरफेस पे जो बाउंड चार्जेस का करंट डेंसिटी था, दैट वाज पोलराइजेशन डॉट N कैप। N कैप अगेन उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर था, ठीक है। तो ये रिलेशन
ये पर्टिकुलर रिलेशन पोलराइजेशन के लिए, और ये जो आपके पास रिलेशन है ये वाला, दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज फॉर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी था जो कि एक स्केलर है, राइट, दोनों का डॉट हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपके पास सरफेस बाउंड सरफेस चार्ज करंट है, ठीक है, सॉरी सरफेस करंट डेंसिटी है जो कि आपका वेक्टर है, इसलिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन को हमेशा आप लोग साथ में याद रखना। ये करंट है, करंट के लिए मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे आपके पास बाउंड चार्जेस हैं और चार्ज उनकी वजह से आपके पास पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर दोनों केसेस में अगर आपका जो सरफेस है वो आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो एक केस में आपके पास ये केस आता है और दूसरे में आपको अगर याद होगा, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पोलराइजेशन पोलराइजेशन जो है वो सरफेस के अगर नॉर्मल होता है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो उस केस में सिंपली आपके पास ये रिलेशन निकल के आता है, दैट सिग्मा बी इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वेक्टर्स की यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर नहीं है, सिंपली आप लोगों के पास दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपके जनरल केस हैं, ये एंड ये इन दोनों के स्पेशल केस है जहाँ पे आप लोगों के पास जनरली पोलराइजेशन आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, ये वाला एक बार आपने देखना है। तो लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग बात करेंगे कि जब आप लोगों के पास, अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई भी केस नहीं लिया जहाँ पे आपका मैग्नेटाइजेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का सिंपली मतलब ये है कि आपका मैग्नेटाइजेशन हर जगह पे अलग अलग है। अगर आपके पास कोई सैंपल है तो हर अलग पोजीशन में आपका मैग्नेटाइजेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन चेंज होने का मतलब क्या है कि आपका जो अंदर डाइपोल मोमेंट्स है वो उनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है या उनका लेंथ भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो जनरली आपके पास हर जगह मैग्नेटाइजेशन अलग है। तो उस केस में आपके पास ना सिर्फ सरफेस पे करंट आएगा, आपके अंदर वॉल्यूम के अंदर भी एक करंट आएगा, जिसे आप लोग जो जनरली क्या बोलते हो, करंट डेंसिटी, नॉट सरफेस करंट डेंसिटी, जस्ट करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद होगा कि जनरली देखो, मैं यहाँ पे हर बार आपका पोलराइजेशन से कंपेयर करूंगा क्योंकि दोनों को कंपेयर करके अंडरस्टैंड करना आसान रहता है। अब मैंने आपको कहा था कि पोलराइजेशन के केस में अगर पोलराइजेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो आपके पास जो चार्जेस आते थे, बाउंड चार्जेस, वो सिर्फ आपके डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे आते थे, क्योंकि अगर आप लोगों के पास पोल सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, डाइपोल एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर डाइपोल मोमेंट आपका कांस्टेंट है तो अंदर जितने भी डाइपोल्स अरेंज होते हैं वो एक के बाद एक अरेंज होते हैं, तो अंदर हर एक डाइपोल के सामने वाला डाइपोल का जो चार्ज है वो आपस में कैंसिल आउट करता है, ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे, ये आपस में, पर जो सरफेस पे बच जाते हैं उनका चार्ज कैंसिल आउट नहीं होता, और आपको डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कुछ बाउंड चार्जेस सरफेस पे नजर आते हैं, पर अंदर कोई चार्ज नजर नहीं आएगा क्योंकि हर चार्ज आपस में कैंसिल आउट करता है। बट इसीलिए मैंने वो क्या कहा कि सिग्मा बी, या जो आपकी बुक में सिग्मा पी दिया है, ये आपका बाउंड चार्जेस है सरफेस पे, वो आपका नॉन जीरो चार्जेस होंगे, मतलब कि सरफेस पे कोई चार्जेस होंगे, बट अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बाउंड चार्जेस का वो जीरो होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, अंदर कोई बाउंड चार्ज बचा नहीं, राइट, क्योंकि सब कैंसिल हो गया आपस में। बट जब भी आपका पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, राइट, तो उस केस में आपके पास जनरली ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल आ सकता है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा वॉल्यूम मौजूद है जहाँ पे आपके डाइपोल्स इस तरीके से अरेंज हैं, तो सरफेस पे आपके पास टोटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पर जितने भी ये नेगेटिव चार्ज है वो अंदर एक्यूमुलेट हो गया है और इनको आपस में कोई भी कैंसिल करने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में ना सिर्फ आपके पास सरफेस पे बाउंड चार्ज डेंसिटी आएगा, बट आपके पास वॉल्यूम में भी एक बाउंड चार्ज डेंसिटी मौजूद होगा। तो और आपके पास ये पर्टिकुलर दो रिलेशंस थे, रिमेंबर, ये आप लोग पिछले चैप्टर में देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक सेम आइडिया यहाँ पे भी लगता है, बट वहाँ पे आप चार्जेस की बात करते हो, यहाँ पे आप लोग करंट की बात करते हो। तो मैग्नेटाइजेशन के केस में हम लोगों ने चेक किया कि सरफेस पे जो आपके पास बाउंड चार्जेस का डेंसिटी आता है, बाउंड करंट डेंसिटी आता है बाउंड। ठीक है, तो करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी जो आपके पास आ रहा था, दैट इज मैग्नेटाइजेशन टाइम्स एन क्रॉस। ठीक है, एन 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 कैप, सॉरी। तो ये किसी भी स्पेसिफिक आप सरफेस के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, बट आप लोगों ने देखा था कि अगर आपका मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब समझ चुके हैं, तो आपके पास बाउंड्स जो बाउंड करंट डेंसिटी इनसाइड होगा वॉल्यूम के अंदर, वो आपका हमेशा जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको अगर आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो हम लोग एक बार जल्दी से इसे देखते हैं। तो यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मीन्स कि आप लोगों का डाइपोल मोमेंट किसी भी, आपके पास अगर आप लोग स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम डी वी ले रहे हो तो सभी में आपका डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा, राइट। ओके,
अलग अलग जगह अलग अलग नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपका मैग्नेटाइजेशन पी कैपिटल पी एम है और हम लोग बोल रहे हैं कि आपका यूनिफॉर्म है उस पूरे मटेरियल में, तो अगर आप कोई भी स्मॉल वॉल्यूम डी वी लोगे, ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट डी डाइपोल मोमेंट होगा वो आप लोग लिख सकते हो कैसे। मैंने आपको कहा था कि टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन डीवी आपको मैग्नेटाइजेशन होता है, तो आप लोग डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटाइजेशन टाइम डीवी लिख सकते हो। और मैंने आपको कहा था कि एज वी सॉ अर्लियर ईच वॉल्यूम डीवी विल हैव अ बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी अराउंड इट। तो सरफेस करंट डेंसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। और स्पेसिफिक केस के लिए जहाँ पे आपके पास मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटाइजेशन और जो जिस सरफेस पे जिस जो आपके पास सरफेस मौजूद है जहाँ पे करंट मूव करता है, अगर वो मैग्नेटाइजेशन के परपेंडिकुलर है तो उस केस में आप लोग आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में आप लोग सिंपली बोल सकते हो कि जितना करंट मूव कर रहा है वो सिंपली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटाइजेशन के बराबर होगा। ओके तो अगर हर हर स्मॉल पीस के लिए मान लीजिए आपके पास जो करंट है वो मैग्नेटाइजेशन के बराबर है, राइट। तो आप अगर आप लोग मान लीजिए ये आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बड़ा सा पीस लिया है, ठीक है, ये आपका एक इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है, क्यूब तो नहीं बोलूँगा इसको, मतलब सोच लीजिए कि ये एक क्या कहते हैं बार शेप में मैंने मटेरियल लिया है जो कि मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम्स लेंगे, ठीक है, आप लोग मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, पर मैं ये आपको अगर पास से दिखाऊँ तो मैं इसके दो पीसेस ले रहा हूँ पास में, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम डी वी एंड डी वी है। अब दोनों क्योंकि आप रिमेंबर दोनों का वॉल्यूम सेम है और मैंने आपको कहा था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है तो दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, राइट, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है। सो और उनके अराउंड जो करंट होगा वो सिंपली डिपेंड करेगा कि उनका मैग्नेटाइजेशन क्या है, राइट। और आप लोग देखिए डाइपोल मोमेंट सेम है, डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों का मैग्नेटाइजेशन भी सेम होगा, ठीक है। अगर दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो यू विल अगर आप इन्हें डी वी एंड डी वी से डिवाइड करो तो दोनों का मैग्नेटाइजेशन भी सेम ही होगा। अगर मैग्नेटाइजेशन सेम है तो उनके अराउंड जो करंट घूम रहा है, जो सरफेस पे बाउंड करंट डेंसिटी है वो भी सेम होगा। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि दोनों में डायपोल क्या है, ऊपर की तरफ है, या मैग्नेटाइजेशन ऊपर की तरफ है। तो अगर आप दोनों पे राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हो तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो दिस इज योर काउंटर क्लॉकवाइज। तो देखिए असल में मैंने ये दो वॉल्यूम जो है वो अलग अलग करके दिखाए हैं, बट वो असल में वो दोनों एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है, ये दोनों साथ में होंगे। बोलने का मतलब है कि जो ये मैंने लाल सरफेस यहाँ दिखाया है और ये लाल सरफेस यहाँ पे दिखाया है, ये दोनों एक्चुअली दोनों के कॉमन सरफेस होगा, ठीक है। अगर मैं इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम को साथ में चिपका दूँ तो दोनों का ऐसा कौन सा एरिया होगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा, वो ये एंड ये होगा, ठीक है। बट एक केस में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस केस में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों मतलब बोलने का मतलब है कि दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि दोनों दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हर जगह सेम है। तो जितने भी अगर मैं आप लोग अंदर जितने भी सरफेस करंट्स हैं वो सारे के सारे सरफेस करंट आपस में कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। ये एंड ये आपस में कैंसल आउट करेंगे, और यहाँ ये वाला साथ वाले के लिए करेगा, ये वाला साथ वाले के लिए करेगा। बट जितने भी आपके सरफेस करंट मौजूद हैं बाहर की तरफ, ठीक है, जो कि एक्चुअल सरफेस में हैं, उनको कैंसिल करने के लिए बाहर कोई और वॉल्यूम मौजूद नहीं है। तो आप लोगों के पास जो इस पूरे मटेरियल में अगर मैग्नेटाइजेशन ऊपर की तरफ है जो कि यूनिफॉर्म है, तो अंदर वॉल्यूम के अंदर कोई भी सरफेस करंट या करंट मौजूद नहीं होगा। जितना भी करंट होगा वो एक्चुअली उस इस जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अराउंड अगर आप फिंगर को कर्ल करो उस सरफेस पे सारा का सारा करंट मौजूद होगा। रिमेंबर इसका करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट सारा आपस में मिलेगा और आपको एक कंबाइंड करंट देगा, और सेम इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में। तो आपके पास एक कंप्लीट करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आ रहा है, वॉल्यूम पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वे में आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से आप लोगों के पास वॉल्यूम में कोई भी करंट नहीं होगा अगर आपका मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो सारे अंदर आपस में अगर आप स्मॉल स्मॉल पीस लोगे तो वो जहां भी आपके पास दो बाउंड्रीज टच हो रही है वो आपस में कैंसल आउट करेगा, और सिर्फ कैंसलेशन वहां नहीं होगा जहां पे कोई भी आपके पास एक पीस के लिए दूसरा पीस मौजूद नहीं है, और वो आपके पास कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे होता है। ओके सो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपके पास मैग्नेटाइजेशन नॉन यूनिफॉर्म है
तो बाउंड करंट डेंसिटी आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका मैग्नेटाइजेशन मैंने पी एम लिख दिया और वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि उसके तीन कंपोनेंट्स है, पी एम का एक्स कंपोनेंट, पी एम का वाई कंपोनेंट एंड पी एम का जेड कंपोनेंट, ओके। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम लोग एक स्पेसिफिक केस अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, और हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ट्रेंड निकल के आता है, उस ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल जनरलाइज इट, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हम लोग पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिमेंबर, आपके पास कोई भी फंक्शन होता है, देखिए आपका मैग्नेटाइजेशन क्या है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म। तो नॉट यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब उस मटेरियल के किस पोजीशन पे देख रहे हो तो मैग्नेटाइजेशन अलग अलग जगह होगा। तो ये एक्चुअली जो होता है, ये पूरा एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, मतलब पोजीशन क्या होता है, एक्स वाई जेड से दिया है, राइट। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो आपके पास मौजूद हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा मैग्नेटाइजेशन एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो उसमें कोई भी स्मॉल अगर आप चेंज करते हो, वो चेंज कहाँ कहाँ से आ सकता है। मैंने आपको कहा था कि जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है, दिस इज कॉल्ड योर दिस इज कॉल्ड आई मीन इसको सम फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस, राइट, ठीक है। सो दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जहाँ पे आप लोग क्या बोलते हो कि अगर ये एक फंक्शन है, ठीक है, हालांकि ये वेक्टर का फंक्शन है, 2 मिनट के लिए इसे भूल जाइए, ये कोई फंक्शन है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, तो इस पर जब भी चेंज होगा वो 3 चेंजेस से मिलकर बनेगा, एक्स में चेंज, वाई में चेंज और जेड में चेंज, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि किस रेट से चेंज हो रहा है और ये बता रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपको इस फंक्शन का चेंज मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास चेंज इन वाई से चेंज आएगा, चेंज इन जेड से चेंज आएगा, ठीक है। आप लोग बोलने का मतलब है कि आप लोग अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हो, तो आप लोग कैसे जा रहे हो, मान लीजिए आपके पास एक्स वाई जेड इस पोजिशन पे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई एंड जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक है। तो आप लोग हल्का सा चेंज कर रहे हो और हर पोजीशन में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड ऐड कर रहे हो, तो फंक्शन में कितना चेंज होगा वो आप लोगों का ये थ्योरम बताता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन का केस लेंगे, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका चेंज इन वाई ये जीरो होगा, चेंज इन जेड जीरो होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो टोटल चेंज आएगा, अगर आप लोग एक्स डायरेक्शन में देख रहे हो तो टोटल चेंज सिर्फ इस पार्ट से आएगा, तो हमने सिर्फ वही वही पार्ट आपका यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ आप लोग अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग सिंपल केस लेंगे, तो आपको ये वाला पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका स्पेशल केस लेंगे जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गया कि मैग्नेटाइजेशन हम लोग अभी के केस में जिस मैग्नेटाइजेशन में हम लोग ध्यान देने वाले हैं, वो मैग्नेटाइजेशन का सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग ये आपका मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। हम लोग किस पोजीशन में देख रहे हैं, मान लीजिए ये कोई पोजीशन है, ठीक है। अब हम लोग एक्स में आगे बढ़ रहे हैं, रिमेंबर हर आप लोगों ने क्या किया है, ये जो 3 मैं आपको बॉक्सेस दिखा रहा हूँ, अगेन ये बहुत ही पास पास हैं, मतलब पास पास एक्चुअली इनका ये एंड ये बाउंड्री टच होता है, इसका ये बाउंड्री टच होता है, वो दिखाने के लिए मैंने दूर किया है। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट दिखाना थोड़ा सा मेरे लिए आसान है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, उस पूरे जो आपके पास मटेरियल है उसके कुछ कंपोनेंट्स लेते हैं, और वो कंपोनेंट्स आपने इस तरीके से लिए हैं कि आप लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो। हर स्मॉल इस वॉल्यूम का, अगर इस स्मॉल वॉल्यूम का अगर आप लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो क्या होगा, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वाई टाइम्स डेल्टा जेड, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई जेड में इतने तक आपके हर पीस का इतना डायमेंशन है। इस पीस से नेक्स्ट पीस कितना दूर होगा, अगर ये किसी पॉइंट पे है तो नेक्स्ट पीस कितना दूर होगा, डेल्टा एक्स। इस पीस से नेक्स्ट वाला कितना दूर होगा, 2 टाइम डेल्टा एक्स, राइट, क्योंकि इसमें इस पीस और इस पीस पे नेक्स्ट पीस कितना दूर है, डेल्टा एक्स, और यहाँ से दूसरा पीस कितना दूर है, 2 टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आप लोग हर पीसीस का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स के फॉर्म में आपको दिखा रहे हो, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये है कि किसी भी अगर बॉक्स के का मैग्नेटाइजेशन ये है, तो उसके अराउंड जो करंट मूव कर रहा है, जो सरफेस करंट है, दैट इज गिवन बाय सिंपली इक्वल टू जो उस बॉक्स का मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग मैग्नेटाइजेशन जो करंट का डायरेक्शन कैसे देखते हो। अगर आप लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैग्नेटाइजेशन का कौन सा कंपोनेंट देख रहे हैं, वाई की तरफ। तो हम लोग वाई की तरफ देख रहे हैं, ये मैग्नेटाइजेशन है, और आप लोग राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के चेक कर सकते हो कि करंट इन सरफेस से मूव करेगा, ठीक है। जो ये आपका बॉक्स है,
इस सरफेस से मूव करेगा, इससे, इस पीछे वाले से, इस वाले से, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रिमेंबर मैंने वो कहा था कि ये सरफेस एंड ये सरफेस दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस तरफ में, बट यहाँ पे दोनों करंट सेम नहीं होंगे, क्योंकि पहले वाले बॉक्स में अगर मैग्नेटाइजेशन ये है और आप लोग क्या हुआ कि आपने क्या चेंज किया, एक्स जिस पॉइंट पे आप लोग देख रहे थे उसमें आप लोग कितना चेंज किया, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में मैंने आपके पास मैग्नेटाइजेशन में इतना चेंज आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो मैग्नेटाइजेशन होगा, पहले वाला बॉक्स का मैग्नेटाइजेशन क्या है, पी एम। नेक्स्ट वाले बॉक्स का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, पीएम में आप लोग ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है डेल्टा डेल्टा पी एक्स, रिमेंबर ये वाला पार्ट, राइट, वो आप लोग ऐड कर दोगे। तो फर्स्ट बॉक्स में आप लोगों ने क्या बोला कि करंट इतना है। सेकंड बॉक्स के, अगर मान लीजिए ये आपका फर्स्ट बॉक्स का था, सेकंड बॉक्स में जो करंट होगा वो होगा जो उसका मैग्नेटाइजेशन है, दैट इज पी एम प्लस डेल्टा पी एम, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि एक्स डायरेक्शन में मूव करने की वजह से डेल्टा पी एम कितना था, ये वाला पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो करंट डेंसिटी है आपका, सरफेस करंट डेंसिटी आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि कितना करंट मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय ये लेंथ, ये लेंथ, राइट। इस तरफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे क्लीन करता हूँ, ओके। यहाँ पे आई थिंक क्लियरली नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट। ओके, सो आपका करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट, राइट। और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो क्या है, डी वाई। तो आप लोग करंट कैसे, करंट सरफेस करंट कैसे निकालते हो, दैट इज सरफेस करंट जे एस, राइट। जे एस इज करंट अपॉन जो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपका लेंथ होता है वो डी वाई है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग आई को क्या लिख सकते हो, जो करंट फ्लो कर रहा है, इट्स नॉट योर सरफेस, करंट डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये करंट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन टाइम्स डेल्टा वाई, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप लोगों के पास फर्स्ट बॉक्स में मैग्नेटाइजेशन ये था, तो उसमें करंट क्या होगा, दिस टाइम्स डेल्टा वाई। रिमेंबर दूसरे बॉक्स जो आपका सेकंड वाला बॉक्स है, जो कि हमने कितना डिस्टेंस मूव किया, डेल्टा एक्स, राइट। तो उसका मैग्नेटाइजेशन हमने देखा था कि ये हो गया था, राइट। तो उसमें कितना करंट होगा, सिंपली उसका मैग्नेटाइजेशन जो कि हमारे पास क्या था, ये उसका मैग्नेटाइजेशन है, टाइम्स अगेन उसका जो ऊपर की तरफ वो डायमेंशन क्या है, डेल्टा वाई। तो आपके पास दोनों केस में ये आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नेट करंट है कॉमन सरफेस में, रिमेंबर जेड डायरेक्शन में क्या होगा। अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि पहले वाले केस में जो करंट है वो जेड डायरेक्शन में नहीं है, वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। दूसरे वाले बॉक्स में क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज करंट घूमेगा तो वो जेड डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग जेड डायरेक्शन में करंट देखना चाहते हैं तो इससे मैंने इस करंट को मैंने आई वन बोला था क्योंकि फर्स्ट बॉक्स का है, ये सेकंड बॉक्स की वजह से आ रहा है। तो जो टोटल करंट होगा वो आई टू माइनस आई वन होगा, क्योंकि रिमेंबर ये जेड डायरेक्शन में है और इस जेड डायरेक्शन के ऑपोजिट है विद माइनस साइन। तो आप लोग जब माइनस करोगे, रिमेंबर इसे अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास वही पी एम टाइम्स डेल्टा वाई आएगा, उसमें से ये वाला कैंसिल होगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, दिस पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ठीक है। तो टोटल चेंज इन करंट, जो टोटल करंट नेट करंट बचेगा वो इस क्वांटिटी से दिया गया है। रिमेंबर जब आप लोगों के पास मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म था तब ये दोनों करंट का जो लेंथ था एंड डायरेक्शन, लेंथ सेम था, डायरेक्शन ऑपोजिट था, वो आपस में कैंसिल आउट करते थे हर बॉक्स के लिए, ठीक है। ये एंड ये कैंसिल करते थे, ये एंड ये कैंसिल करते थे, और आपके पास अंदर कोई करंट मौजूद नहीं रहता था। बट इस केस में क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हर बॉक्स का अलग अलग है, तो आपके पास ये आपस में एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो रहे, और जो आपके पास नेट करंट बच रहा है वो कितना बच रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, ये टोटल करंट आपके पास मौजूद था और डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई क्या है, अब आपने ध्यान देना। देखिए ये आपका यहां से आपने ध्यान से देखना है, दिस इज योर डेल्टा एक्स, ओके, ठीक है। और ये आपका डेल्टा वाई है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो किस किस वाले फेस का एरिया दे रहा है, ध्यान से देखिए। वो दे रहा है, लेट मी जस्ट टेक पिक वन कलर, लेट्स से पीला कलर, पीला, इस सरफेस का मुझे एरिया मिल रहा है, ठीक है।
इसका, 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 ठीक है। तो आई थिंक पहले वाले बॉक्स में ड्रॉ करता हूँ। तो डेल्टा एक्स ये हो गया, डेल्टा वाई ये हो गया, तो मुझे इसका क्या मिल रहा है, एरिया। और करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए जेड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और वो एक्चुअली जो करंट, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में चिपका दूं, वो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, इस फेस के थ्रू, ठीक है। इस ऑलमोस्ट आपको लग नहीं रहा होगा, बट इस फेस के थ्रू वो करंट फ्लो करेगा। आपको याद था कि आप लोग जो आपका करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, मैंने आपको पहले कहा था करंट डेंसिटी कैसे डिफाइंड होता है। यहाँ पे मैंने आपको शो किया था, राइट। किसी वॉल्यूम में से करंट फ्लो कर रहा है, और आप लोग क्या बोलोगे कि करंट डेंसिटी इज इतना करंट फ्लो कर रहा है और कितने एरिया में से कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप लोग ये सेम आइडिया देखो कि आपका जो ये इतना करंट था, राइट। रिमेंबर नेट करंट ये है, नेट करंट जेड डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, ये आपने निकाल लिया। अगर मैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा को इस तरफ ले आऊँ, तो इतना करंट जो था इतने फेस में से मूव कर रहा था, वो आपका क्या होगा, सरफेस, जो आपका यहाँ पे सरफेस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रिमेंबर आपके पास ये दोनों जो फेसिस थे, रिमेंबर ये वाला, ये दोनों बॉक्स आपस में चिपके हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई सरफेस मौजूद है, ये एक्चुअली इन दोनों बॉक्स का अंदर का पार्ट है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है, वो इन दोनों बॉक्स को इमेजिन कीजिए कि आप लोग कंबाइन कर रहे हो। कंबाइन करने के बाद जो अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वॉल्यूम के अंदर से, ये आपका करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे हो कि इतना करंट फ्लो कर रहा है अंदर से, और किस सरफेस से कर रहा है, उसका सरफेस एरिया क्या है, ये। तो आपको करंट डेंसिटी मिला, बट करंट डेंसिटी किस डायरेक्शन में मिला, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, अब इस केस में हम लोग सेकंड एग्जांपल लेंगे कि अगर हम लोग मैग्नेटाइजेशन का वो पार्ट लें जो कि आपका एक्स डायरेक्शन में है। देखिए मैंने यहाँ पे एक और चीज़ नहीं लिखा है, दैट इज़ अगर आप लोग अपनी बुक में देखोगे ना, तो वहाँ पे आपका, क्योंकि हम लोग एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट देख रहे थे, तो हर जगह इन्होंने वाई 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 पुट किया हुआ है। तो मैंने सीधा यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ वाई ना पुट करके लास्ट स्टेप में पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैग्नेटाइजेशन पूरा नहीं देख रहे। अगर आपको याद हो कि मैग्नेटाइजेशन में 3 कंपोनेंट्स है, एक्स वाई जेड, हम लोग सिर्फ वाई की डायरेक्शन में देख रहे थे, तो मैंने लास्ट स्टेप में वाई पुट कर दिया। आप लोग जब देखिए, जब आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपको हर जगह पुट करना पड़ेगा, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पुट नहीं किया। आप लोग अपनी बुक में मेरे इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, तो उन्होंने हर जगह वाई पुट किया है, तो आप लोगों को भी वाई पुट करना है। मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा ताकि चीज़ें क्लियरली दिखें, तो मैंने लास्ट स्टेप में वाई पुट किया है, ठीक है। तो जो जेड डायरेक्शन में आपके पास करंट डेंसिटी है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन के वाई कंपोनेंट पे, और डेरिवेटिव किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ। सिमिलरली आपको सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको एक्स कंपोनेंट के केस में लगाना है। तो आप लोग अपनी बुक में देखोगे कि उस केस में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल था उसके स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस लिए हैं, बट आप लोग अब क्या चेंज करोगे, वाई डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक है। वाई डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो, आपका मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में हम लोग चेक कर रहे हैं, जो आपका मैग्नेटाइजेशन था उसका एक्स कंपोनेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिमेंबर किस डायरेक्शन में, एक्स की तरफ, तो एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे भी सेम आर्गुमेंट लगाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग चेक करोगे फर्स्ट बॉक्स के लिए, जो आपका मैग्नेटाइजेशन, जो आपका सरफेस में जो करंट, सरफेस करंट डेंसिटी होगा, वो पहले बॉक्स के मैग्नेटाइजेशन के बराबर होगा। और वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अगेन जो करंट है, आप लोगों को देखना है कि जेड डायरेक्शन में क्या है, वो करंट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। जेड डायरेक्शन में ये करंट आपका मौजूद है, ठीक है। रिमेंबर इस केस में अगर आप लोग आपका अगेन राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे, तो आपको जो इस केस में जो पहले बॉक्स का, रिमेंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो बॉक्स के बीच में जो कॉमन सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये सरफेस, अगेन ये दो सरफेस मैं दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, बट असल में आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो वो दोनों सरफेस कॉमन है, ठीक है। तो यही दिखाने के लिए कि पहले वाले बॉक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, ये ब्लू वाला, और वो जेड डायरेक्शन की तरफ है। और सेकंड बॉक्स में जो आपका सरफेस करंट डेंसिटी होगा सेम, वो मैग्नेटाइजेशन के बराबर होगा, पर मैग्नेटाइजेशन इस केस में क्या होगा, पीएम प्लस, यहाँ पे आपके पास, मैंने आई थिंक एक चीज़ गलत कर दिया है, आई थिंक दिस शुड बी योर वाई, ठीक है। रिमेंबर आप लोग क्या चेंज कर रहे हो, सिर्फ वाई डायरेक्शन, राइट। तो आपके पास टोटल चेंज ये आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो होगा, ये जीरो होगा, और आपके पास जो टोटल चेंज आएगा वो आपके पास सिर्फ इस पार्ट से आएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ यू हैव जो आपका सेकंड करंट आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई थिंक जेड इसलिए लिखा था क्योंकि वो आप टू से कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जेड हटा देता हूँ।
तो जो पहला आपके पास करंट है वो आपका जेड डायरेक्शन में है। दूसरा जो बॉक्स का करंट होगा वो क्या होगा, आप लोग चेक कर सकते हो, दैट विल बी सिंपली, दैट विल बी दिस टाइम्स, आप लोग सेम आर्गुमेंट से डेल्टा एक्स कर सकते हो, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। तो ये आपका मैग्नेटाइजेशन था पहले बॉक्स का, ये सेकंड बॉक्स का मैग्नेटाइजेशन है। तो हम लोगों ने जो पहले आर्गुमेंट सेम लगाया था, बस यहाँ पे आपने ध्यान देना कि पहले बॉक्स का जो करंट होगा आई वन वो जेड डायरेक्शन में है, और दूसरे का जेड के ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो करंट आप लोग निकालोगे वो आई वन माइनस आई टू करोगे, क्योंकि आप लोगों को करंट जेड डायरेक्शन की तरफ देखना है। ये जेड डायरेक्शन की तरफ है तो इसलिए पॉजिटिव है, ये जेड डायरेक्शन के ऑपोजिट और नेगेटिव है। तो अगर आप लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों के पास देखिए पहला जो करंट, एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये आपका आई वन है, ठीक है, और ये आपका आई टू विद नेगेटिव साइन है। तो देखिए आपको जो अगेन कौन सा पीस कैंसल आउट होगा, दिस टाइम्स जो आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, आपके पास बचेगा क्या, विद नेगेटिव साइन दिस पार्ट। यहाँ पे भी आप लोग सेम आर्गुमेंट लगाओगे कि जो ये करंट है, ये जो करंट है वो करंट किस सरफेस के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखना है अगेन, आपके पास अगर मैं वही पीला कलर से ड्रॉ करूँ तो ये सरफेस है एक्स डेल्टा वाई, इसका एरिया राइट, और जो नेट करंट है वो जेड डायरेक्शन में आ रहा है, जेड डायरेक्शन में आ रहा है, और किस एरिया के थ्रू निकल रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस सरफेस के थ्रू वो करंट निकल रहा है। तो आप लोग अगेन बोलोगे कि जो आपका जेड डायरेक्शन में आपका जो करंट है वो, अगर आप लोग क्या कहते हो वाई डायरेक्शन में वेरिएशन देख रहे हो मैग्नेटाइजेशन का, तो क्या आ रहा है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि तो एक पहला कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले की वजह से है, सेकंड कंट्रीब्यूशन यहाँ से है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा जेड डायरेक्शन में जो आपके पास सर्फ क्या कहते हैं बाउंड चार्ज डेंसिटी का, दैट इज गिवन बाय ऊपर का जो वेरिएशन आया था एंड ये जो सेकंड पार्ट आ रहा है, इन दोनों को आप लोग कंबाइन करोगे आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को सिमिलरली बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हर डायरेक्शन में नहीं निकाल सकते। तो आपको यहाँ पे आप लोग कैसे याद रखोगे कि आपके पास जब z कंपोनेंट होता है तो z कंपोनेंट के केस में वेरिएशन सिर्फ x और y में आएगा, और अगर आप लोग x में वेरिएशन कर रहे हो तो कंपोनेंट जो आपका मैग्नेटाइजेशन का आएगा वो y वाला आएगा, और अगर आप y में कर रहे हो तो x वाला आएगा, ठीक है। और वैसे ही आप लोग किस में देख रहे हो, x में देख रहे हो, तो x के केस में x को छोड़कर जो कंपोनेंट्स बचे हैं y एंड z, वहाँ वेरिएशन होगा, और उस वेरिएशन के साथ अगेन y वाले के साथ z आ रहा है, z वाले के साथ y आ रहा है, एंड फाइनली सेम y के साथ, ठीक है। जो ट्रेंड निकल के आता है, ट्रेंड निकल के ये आता है कि अगर आप लोगों को टोटल करंट निकालना है, आप टोटल करंट कैसे निकालोगे, टोटल करंट इज जे एक्स आई कैप जे वाई जे कैप जे जेड के कैप, ये आपका टोटल सरफेस करंट है, नॉट सॉरी मैंने बार बार सरफेस बोल रहा हूँ, टोटल करंट डेंसिटी, ठीक है। रिमेंबर मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एस नहीं पुट किया है, तो ये क्या है, ये आपका बाउंड करंट है, बाउंड करंट डेंसिटी है, बट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, सरफेस में नहीं है ये। तो आप लोग ये चेक कर सकते हो कि जो आपके पास ये निकल के आएगा और आप लोग ये जब वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, ये दैट विल बी सिंपली जो आपका कर्ल ऑफ पीएम, ठीक है। आप लोग सिंपली कर्ल ऑफ पीएम निकाल सकते हो, मैंने आपको पीएम ऑलरेडी ऊपर दिया था यहाँ पे, दिस वन राइट। ये अगर आप लोग कर्ल निकालोगे तो कर्ल निकालने के बाद आपके पास सिंपली ऐसे ही रिलेशनशिप आपके पास आता है, राइट। तो आप लोगों ने ध्यान से एक बार अपने आप से कंफर्म करना है कि कैसे अगर आप लोग जे एक्स जे वाई जे जेड की वैल्यू पुट करते हो, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको फाइनली आपका जो जितना भी आपके पास कुछ रिलेशनशिप निकल के आए उनको कंपेयर करते हैं। तो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के केस में आपके पास वॉल्यूम के अंदर कोई भी बाउंड करंट का मतलब अंदर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, तो अंदर चार्ज डेंसिटी जीरो होता है। सिमिलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन के केस में अंदर कोई करंट बाउंड करंट नहीं रहता, ठीक है। मैं बाउंड रिमेंबर बाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्री की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अंदर कोई बाउंड करंट नहीं रहेगा, तो आपके पास करंट डेंसिटी जो है अंदर बाउंड चार्जेस का वो जीरो होगा, ओके। बट आप लोगों के पास सरफेस पे चार्ज रहता है और सरफेस पे करंट रहता है, उनका मैंने आपको रिलेशनशिप ऑलरेडी बता दिया था। अगर आप लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होता है तो अंदर भी करंट रहता है, और उसका जो आप लोग बाउंड चार्ज का करंट बाउंड चार्ज का अगर आप लोग डेंसिटी निकालते हो, बाउंड चार्ज डेंसिटी दैट इज गिवन बाय माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन। इस केस में आपके पास क्या निकल के आ रहा है,
इस केस में निकल के आ रहा है, जो अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन होगा तो आपके पास बाउंड करंट डेंसिटी निकल के आती है जो कि वॉल्यूम के अंदर होगी, दैट इज गिवन बाय योर कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो दोनों में देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है। बस इस माइनस साइन का आपने ध्यान देना है। ठीक है, और फ्री और बाउंड करंट्स के बारे में सिंपली बात कर लेते हैं। और रिमेंबर हम लोगों ने क्या किया था, पोलराइजेशन के केस में मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट अ गुड क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा जो आपके पास चीज़ें हैं उसे वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर आप लोगों के पास कोई डाइलेक्ट्रिक है और आप लोग चीज़ों को इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डिफाइन करोगे तो आपके पास आपको पोलराइजेशन को भी काउंट में लेना पड़ता है और चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन किया था, और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या हुआ था, आपके पास फाइनली एक बहुत ही क्लीन रिलेशनशिप निकल के आता है गॉस लॉ का। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों के पास जब भी आपके पास क्या था, पोलराइजेशन के केस में दो टाइप के चार्जेस थे, फ्री चार्ज जो आपके आप लोग बाहर से पुट कर रहे थे, बाउंड चार्ज की पोलराइजेशन होने की वजह से आ रहा था। ठीक है, टोटल चार्ज आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो दो चार्ज डेंसिटी का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, वो था फ्री चार्ज की वजह से और बाउंड चार्ज की वजह से। अब आप लोगों के पास जो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म था वो था डाइवर्जेंस ऑफ ई। रिमेंबर ये ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे ही आप लोग डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हो तो आपको एक कम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई पी होता है, राइट, जो कि पोलराइजेशन की वजह से उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आपके पास। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा वो आपको बताएगा कि ये आपको जो गॉस लॉ का फॉर्मूला है, जो चार्ज डेंसिटी कौन सा, टोटल वाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग रो टोटल को रो फ्री प्लस रो बाउंड लिखोगे, और मैंने आपको कहा था कि रो बाउंड ऊपर क्या होता है, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी, मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एंड अगर आप लोग एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो आप लोग एप्सिलॉन को ई के साथ अंदर ले आ सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव के अंदर आ सकता है। रिमेंबर इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं तो ये अंदर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ भी आपके पास डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो रहा है, तो अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ तो आपके पास प्लस कर सकते हो, राइट। तो दोनों का डाइवर्जेंस बाहर कॉमन आ गया। आप लोग चाहो तो इस डाइवर्जेंस को इससे और इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि आपके पास सेम रिलेशनशिप निकल के आएगा। और इस क्वांटिटी को, दिस क्वांटिटी वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपका जो कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था गॉस लॉ यहाँ से, वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल जाता है। और की पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्जेस को दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि बाउंड चार्जेस सिस्टम के अंदर से आ रहे हैं, उनको चेक में रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए बेटर है कि हम लोग अब जब भी आप लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करो वहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में गॉस लॉ को ना लिखो, आप लोग किस फॉर्म में लिखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन टाइम्स नेट फील्ड प्लस पोलराइजेशन। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इन अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये आपका गॉस लॉ है। सिमिलरली रिमेंबर आप लोगों के पास मैग्नेट्स के केस में एक एम्पेयर्स लॉ होता है। ठीक है, वो एम्पेयर्स लॉ भी मॉडिफाई होगा। ठीक है, वो एम्पेयर लॉ कैसे मॉडिफाई होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप लोगों के पास जो टोटल करंट है, ठीक है, जो ये आपका सरफेस वाला करंट की बात नहीं कर रहे हम लोग, करंट डेंसिटी जो कि वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर वाला जो करंट डेंसिटी होगा वो दो करंट से मिलकर बनेगा। जो करंट आप लोग बाहर से पुट कर रहे हो किसी बैटरी के थ्रू, वो आपका करंट फ्री चार्जेस से मिलकर बना है। ठीक है, और दूसरा बाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपके पास एम्पेयर्स लॉ है दैट इज गिवन बाय योर कर्ल ऑफ बी, जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है, दैट इज न्यू नॉट, जो कि आपका वैक्यूम का परमिएबिलिटी है, टाइम्स टोटल करंट डेंसिटी। टोटल करंट डेंसिटी दो चीज़ों से मिलकर बना है, फ्री और बाउंड वाला। बाउंड वाले के केस में आप लोग क्या पुट करोगे, जो आपने ऊपर का रिलेशनशिप निकाला है दैट इज, यहाँ पे एक्चुअली मुझे बाउंड लिख सकते हो। ठीक है,
ये अंडरस्टूड है कि ये बाउंड की वजह से दैट इज कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, रिमेंबर इस तरफ भी कर्ल है, इस तरफ भी कर्ल है, आप लोग म्यू नॉट को उस तरफ ले जाइए तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो बी के अपॉन में आ गया। एंड इस कर्ल को दूसरी तरफ ले जाइए और दोनों का कर्ल कॉमन करने पर रिमेंबर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, एंड यू हैव कर्ल ऑफ दिस न्यू क्वांटिटी इक्वल टू योर फ्री चार्जेस का करंट डेंसिटी। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोग एच की फॉर्म लिखते हो, और ये आपका जो एच है जो आप लोगों ने एच लिखा है, दिस इज योर कॉल्ड, ठीक है, तो इसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, और जो आपका बी होता है उससे आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा था। रिमेंबर अगर मैं आपको एक सेंस में ये बताऊं कि अगर आप लोग अभी तक हम लोगों ने ऐसे कोई मटेरियल से डील नहीं किया था, तो जिस केस में आपके पास क्या हो, मैग्नेटाइजेशन हो, तो अगर मैग्नेटाइजेशन ना हो तो एच और बी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, बी अपॉन न्यू नॉट आपका एच होता है, तो दोनों को आप लोग अभी तक दोनों सेम यूज़ कर रहे थे, पर असल में एच आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, और इससे आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो। ठीक है, तो जिसे आप लोग अभी तक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते आ रहे थे, वो असल में उसे आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो, और जो एच होता है दैट इज़ योर एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस मोमेंट के बाद अभी तक आप लोगों ने इन दोनों के टर्मिनोलॉजीज पे जो जिनके नाम है उन नाम पे जल्दी से आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ आ गया, बट ऐसे मटेरियल में जो कि मैग्नेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडिफाइड आपका एम्पेयर लॉ है, और ये आपका मॉडिफाइड क्या है, गॉस लॉ। ये डाइलेक्ट्रिक के केस में है, और ये आपका ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेटाइज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका जल्दी से इंटीग्रल फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आप लोगों के पास। रिमेंबर आप लोगों के पास मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस एस है, ये सरफेस खुला है। ठीक है, तो और ये सरफेस बाहर से एक कर्व से क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज कर्व बाहर से सी है, और सी के अंदर एक सरफेस एस है। मान लीजिए कि इसके अंदर से आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जिसे आप लोग एच बोल रहे हो, एच मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हो कि इस सरफेस के थ्रू इस एच का क्या निकाल सकते हो, फ्लक्स निकाल सकते हो। फ्लक्स आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग फिलहाल के लिए ऐसे कीजिए कि आप लोग एच का फ्लक्स ना निकाल के आप लोग कर्ल ऑफ एच का फ्लक्स निकाल, देखिए रिमेंबर कर्ल ऑफ एच भी एक वेक्टर है, तो उस कर्ल ऑफ एच का हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स निकालने का मतलब है कि उसका सरफेस सिंपल सेंस में सरफेस इंटीग्रल निकालना। तो इसका हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं किस सरफेस पे, डबल इंटीग्रल कर रहे हैं एस सरफेस पे। और अगर आपने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो आपको इस तरफ भी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इस तरफ भी निकाल रहे हैं। रिमेंबर आपको याद है कि करंट डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड बाय करंट पर यूनिट एरिया। तो अपॉन का एरिया और ये एरिया आपस में कैंसल आउट होगा, और ये आपको क्या देगा, ये जो इंटीग्रल है वो आपको सिंपली देगा कि इस सरफेस में से कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, ये करंट डेंसिटी था, करंट डेंसिटी को आप लोग एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको स्मॉल करंट देगा कि इस एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, और आप लोग इंटीग्रल करोगे तो वो टोटल एरिया से कितना करंट पास कर रहा है वो देगा। तो करंट डेंसिटी से आपको क्या मिल गया, करंट। और ये करंट रिमेंबर ये करंट क्या है कि जो इस सरफेस के अंदर से क्रॉस कर रहा है वो करंट। ठीक है, ओके, अब आप लोग यहाँ पे यूज करोगे स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ कंपेयर्स लाइन इंटीग्रल टू द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल कौन सा, जो कि बाहर से उस सरफेस को कवर अप कर रहा है, बाउंड जिसको बाहर से मान लीजिए जो उसको घेर रहा है, तो बाहर से जो कर्व है जो कि सरफेस को बाउंड कर रहा है दैट इज योर सी कर्व, एंड देन द लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज सी कर्व इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों आपके पास सेम होना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उल्टा आ सकते हो, आपके पास ये वाला पॉइंट ऑलरेडी है, आप कर्ल सरफेस इंटीग्रल जिसका कर्ल निकाल रहे थे उससे आप लोग लाइन इंटीग्रल में वापस आ सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड कर्व मिल गया। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये रिलेशन निकल के आया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ऐसा मटेरियल जहाँ पे आप लोगों के पास वो मैग्नेटाइज हो सकता है, तो आप लोगों के पास जो एम्पेयर लॉ का एम्पेयर सर्कुटल लॉ जो आपके पास मौजूद था, वो उसका जो फॉर्म आता है
वो इस फॉर्म में निकल के आता है, जबकि अगर आप लोग वैक्यूम में थे तो अगर आपको याद होगा तो वैक्यूम के फॉर्म में आई थिंक यहाँ पे न्यू नॉट आएगा, जो कि मैंने मिस्टेक कर दिया है। लेट मी जस्ट क्विकली क्लैरिफाई, ठीक है, जस्ट लेट मी चेक। तो आप लोगों के पास एम्पियर सर्कुटल लॉ, एनीवे आई थिंक दिस इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे आपके पास कहाँ गया, यहाँ पे आपके पास लास्ट फॉर्म में न्यू नॉट नहीं आता, पर पहले आपका न्यू नॉट आता है, ठीक है। तो वैक्यूम वाले केस में आपके पास यहाँ पे भी न्यू नॉट आएगा। दिस इज़ योर एम्पेयर सर्कुलर लॉ। जब आप लोग वैक्यूम में चेक कर रहे हो, ये आपका तब है जब आप लोग मैग्नेटिक मटेरियल में चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हो, यहाँ पे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, ठीक है। ओके सो ये आप लोगों के पास पर्टिकुलर रिलेशंस थे, ठीक है, तो मैंने इनको अगेन सिग्निफाई यहाँ पे कर दिया है। ओके तो ये आपका दिस वाज योर गॉस लॉ वैक्यूम के केस में, दिस वाज योर एम्पियर सर्कुलर लॉ इन द केस ऑफ वैक्यूम। यही आपके दोनों जो लॉज हैं वो आपका डाइलेक्ट्रिक के लिए हो गया, और ये वाला लॉ आपका जो होता है वो आपका किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के केस में होता है। ओके तो बेसिकली आप लोगों ने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक का यूज़ किया था कि आप लोग कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक पुट करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस होने की वजह से आप लोगों के पास उस डायलेक्ट आपके पास जो कैपेसिटर होता है उसमें और ज़्यादा चार्जेस फुल हो जाते हैं। और वैसे ही आप लोगों के पास जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकते हैं उनका यूज़ क्या है, उनका बेसिकली ये यूज़ है कि अगर आप लोग किसी सोलेनॉइड, मान लीजिए जो आपके पास ब्लैक मैंने वायर्स पुट किए हैं, ठीक है, तो मैंने एक्जैक्टली सोलेनॉइड के फॉर्म में पुट नहीं किया, पर मान लीजिए ये रिंग्स बहुत सारे सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के बीच में अगर आप लोग कोई ऐसा मटेरियल पुट कर देते हो जो कि मैग्नेटाइज हो सकता है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल के, ठीक है, आप लोगों के पास एक जो आपके पास जो बी है इंडक्शन, दैट विल बी सिंपली, ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिला के जो आपके पास एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड था, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अंदर का मटेरियल मैग्नेटाइज होगा उसका भी एक और फील्ड जो कि आपका मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में आता है, वो दोनों फील्ड मिला के आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया वही है कि डायलेक्ट्रिक का हमारा कैपेसिटर के केस में यूज़ करते हो, और वो क्या करते हैं, वो आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। उसी तरीके से आप लोगों के पास अगर आप लोग किसी भी सोलेनॉइड के बीच में कोई मैग्नेटाइजेबल मटेरियल पुट करते हो, ठीक है, आप लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल पुट नहीं करोगे, क्योंकि उस केस में आप लोग उल्टा कर रहे हो, राइट, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। पर आप लोग या तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पुट करोगे, उससे होगा क्या कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि दो आपके पास एक और कंट्रीब्यूशन आ रहा है उस मटेरियल के मैग्नेटाइज होने की वजह से। ओके ओके अब हम लोगों ने अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोगों ने दो क्वांटिटीज डिफाइन की थी, एक था आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और आपके पास था दूसरा, आपके पास था परमिटिविटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं हर जगह ई लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक केस था। ओके सो दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पोलराइजेशन वाज डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका वैक्यूम का परमिटिविटी है, टाइम्स दिस फैक्टर टाइम्स जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेसिकली देखो ये दोनों आपके पास कांस्टेंट होता है। बेसिक आइडिया क्या था कि आपका मटेरियल उतना पोलराइज होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके पास ये जो दो क्वांटिटीज मिल के आ रही है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों क्वांटिटीज सिंपली कांस्टेंट है, और आप लोग बेसिकली ये बोल रहे हो कि मटेरियल उतना पोलराइज होगा जितना आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड उसे नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो काय है इसे आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। देखिए ये वैक्यूम की वजह से आ रहा है, और ये वो चीज़ है जो कि उस डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा। जिस मटेरियल का डायरेक्ट ये आपका ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के वो ज़्यादा पोलराइज होगा, ठीक है, और जिसका कम ससेप्टिबिलिटी है वो कम पोलराइज होगा। जिसका ससेप्टिबिलिटी जीरो है, आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ वो कभी पोलराइज नहीं होगा। ओके तो आप लोग एक तरीके से ससेप्टिबिलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो क्या बता रहा है कि कितना रिस्पॉन्स है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का, क्या रिस्पॉन्स है। ओके एंड आप लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था डी उसे डिफाइन किया था एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस पोलराइजेशन। और अगर आप पोलराइजेशन की वैल्यू यहाँ से पुट करते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो आप लोग ये
बाकी चीज़ कॉमन निकाल के 1 + या आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपके पास बचेगा। और 1 + को आप लोग बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इस क्वांटिटी को ई आर लिखते हो और इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन है उससे आप लोग बोलते हो परमिटिविटी ऑफ द मटीरियल। ठीक है, जिस मटीरियल की आप लोग बात कर रहे हो, देखो काय ससेप्टिबिलिटी उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर ये उस मटेरियल पे डिपेंड करता है तो ई आर भी उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो निकल के आ रहा है वो भी उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ओके, तो हाउ इज किसी भी मटेरियल का आप लोगों के पास परमिटिविटी कैसे डिफाइंड होता है? वैक्यूम परमिटिविटी के साथ रिमेंबर आप लोगों ने कैसे निकाला था कि इस स्टेप को एंड इस स्टेप को आपस में कंपेयर कीजिए। तो व्हाट इज the permittivity of any material is defined as vacuum का permittivity times 1 + chi। ठीक है, 1 + इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, और यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर आप लोग इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को आपस में इक्वेट करो तो आप लोगों के पास जो रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या है? उस मटेरियल का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम का परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा आप लोगों के पास इस सेंस में अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, तो ये आपका वैक्यूम का सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल वाटर के केस में वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 80 होता है। ठीक है, 80 का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास जो एप्साइलन है वाटर का वो 80 टाइम्स एप्साइलन है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो वाटर का जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के 80 टाइम्स है। ओके, एंड आप लोग देख सकते हो कि परमिटिविटी एक्चुअली काय पे डिपेंड करता है, मतलब कि वाटर पोलराइज हो सकता है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहे हैं, राइट? तो उस केस में भी आप लोग एक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन कर सकते हो जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, सिंपली आप लोग अगर मैं बताऊं तो मैग्नेटाइज जितना मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है एच के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। और आप लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगाओगे तो उसे आप लोग सिंपली क्या बोलोगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और उससे आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जितना आपके पास अगेन उस मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा उतना सेम मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसमें मैग्नेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगेन जिस मटेरियल का आप ससेप्टिबिलिटी जीरो है तो आप लोग कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो आपके पास कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। ओके, ओके, तो एक तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ से आप लोगों ने डिफाइन किया। रिमेंबर ये जो रिलेशन है एंड इलेक्ट्रिक के केस में एग्जैक्टली सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, बट यहाँ पे आपके पास कोई भी अलग क्वांटिटी नहीं आती। यहाँ पे आपके पास बी नहीं आ रहा, बी की जगह एच आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग में रखना है। यहाँ पे भी आपके पास ई नॉट नहीं है। ठीक है, ई नॉट क्या होता है कि जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर वाला नहीं है, दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मटीरियल के अंदर मौजूद होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन किया। तो हम लोगों ने पहले परमिटिविटी डिफाइन किया था, हम लोग अब परमेबिलिटी डिफाइन करेंगे। ठीक है, वैक्यूम वाला हमें समझ में आता है बट उस मटेरियल का परमेबिलिटी क्या होगा वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको पता है कि ये रिलेशन आपके पास दिया हुआ है कि जो एच है दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन न्यू नॉट माइनस पी एम, दैट इज योर मैग्नेटाइजेशन। तो आप लोग मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, आपको पता है कि मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय काई टाइम्स एच, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद आप लोग न्यू नॉट को उस तरफ आप लोग कैसे क्या कीजिए, पहले इसे इस तरफ लेके तो प्लस हो गया एंड उसके बाद आपके पास बी अपॉन न्यू नॉट बचा, उसे उस तरफ लेके तो यू हैव दिस पर्टिकुलर रिलेशन। एंड यहाँ पे हम लोग क्या बोलोगे, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग परमेबिलिटी उस मटेरियल का परमेबिलिटी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास उस मटेरियल का परमेबिलिटी इज वैक्यूम का परमेबिलिटी टाइम्स 1 + ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन दोनों के केस में इलेक्ट्रिक वाले केस में भी सेम आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज इक्वल टू वैक्यूम का परमिटिविटी टाइम्स 1 + इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और यहाँ पे भी आपके पास सेम रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आप लोग एक ही रिलेशन से याद रख सकते हो। और यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, इस वाले पार्ट को आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हो। अगर आप लोग इसे रिलेटिव परमिटिव बोल रहे हो तो कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन सॉरी न्यू नॉट टाइम्स न्यू आर, एंड न्यू आर हैज सेम रिलेशनशिप उस मटेरियल का परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम का परमेबिलिटी। ठीक है, तो लेट्स क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आपके पास तीन मटेरियल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
लेट मी चेक कि हाँ, एनीवे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका 9.7 है लैंजमैन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो वो आई थिंक यू शुड नॉट स्टडी, क्योंकि अगर आप अपने आप से पढ़ सकते हो तो इट्स गुड, बट इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एंड ये बहुत सारे ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है जो आपके सिलेबस का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर एंड ऑल। सो आई थिंक अभी के लिए, क्योंकि आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, सो डोंट स्टडी इट, rather फोकस ऑन अदर पार्ट्स। और एट द सेम टाइम मैं 9.6 आपका कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपका ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले ही करवा दिया था, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। इन्होंने बस 9.61, आप लोग अपनी बुक में देखना 9.61 वहाँ तक हमारा सेम है। उसके बाद बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि हम लोगों ने सिंपली हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, इन लोगों ने और एटम्स के लिए भी किया है, जहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपके पास जो सेंटर में प्रोटॉन होता है, वहाँ पे आप लोग क्या बोलते हो कि आपके पास एक प्रोटॉन नहीं है, जेड प्रोटॉन है, जो कि उसका एटॉमिक नंबर होता है। आप लोग सिंपली जेड से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उसके अलावा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पिछला वाला कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, और वहाँ पे सिंपली आपको जेड से मल्टीप्लाई करना है, और जेड इज जस्ट द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उस केस में सिंपली क्या बोल रहे हैं कि सेंटर में जेड प्रोटॉन्स है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, बस यही डिफरेंस है। और पूरे फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला आपने निकाला था, उसमें सिंपली जेड मल्टीप्लाई होगा। तो उसे एक बार आप लोगों ने देख लेना है। तो इसके बाद मैं सीधा का सीधा 9.6 छोड़ते हुए 9 पॉइंट एक्चुअली 8 पे आऊँगा, बट उससे पहले हम लोग सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि पैरा, डाया और यहाँ पे मैंने फिर से पैरा लिख दिया है, बट इट शुड बी फेरो, ठीक है, फेरो। सो पैरा के केस में आपको पता है कि पैरा, रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर, आपका जो मैग्नेटाइजेशन पी एम है, दैट इज काई टाइम्स एच। देखिए, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, आपका मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, पैरा के केस में, क्योंकि आप लोगों का सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है, तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जो इसका जो जिस डायरेक्शन में ये है, अगर ये पॉजिटिव है, मान लीजिए अगर अगर नेगेटिव होता, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको उल्टा कर देगा, राइट। तो आप लोग समझ रहे हो कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 0 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी बुक में दिया है कि उसका जो मैग्नेट ऑर्डर है वो 10⁻⁻8 जो भी इसका यूनिट है उस सेंस में होता है। और you know that what is your relative relative permeability is 1 plus chi m, सॉरी। अगर ये एक से 0 से बड़ा है तो इन दोनों का सम एक से बड़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली डायमैग्नेटिक के केस में आपका मैग्नेटाइजेशन जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसका उल्टा होता है, तो डेफिनेटली आपका ये नेगेटिव साइन का होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव मौजूद होगा तो जो भी इसका साइन होगा वो उससे उल्टा कर देगा, ठीक है। और इस केस में आप लोग देख रहे हो कि डायमैग्नेटिक के केस में जो पर आपका ससेप्टिबिलिटी है वो थोड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा है, देखिए 3 ऑर्डर ज़्यादा है। अगर मैं इसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दूँ तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का परमेबिलिटी, सॉरी, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। और इस केस में क्योंकि आप लोग 1 प्लस सम नेगेटिव नंबर कर रहे हो, तो नेगेटिव नंबर हमेशा आपको अगर 1 में आप 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, 1 से कम होगा। अब देखिए फेरो के केस में कुछ स्पेसिफिक है, उससे थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो आपका फेरोमैग्नेटिक तरीके से बिहेव करता है या पैरामैग्नेटिक तरीके से बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आपका वाटर का, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप लोग पहुंचते ही आपका, जैसे ही उससे नीचे जाओगे तो आपका वाटर क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स टू आइस। जैसे ही 0 से ऊपर जाओगे इट कन्वर्ट्स टू वाटर, ठीक है। तो दोनों केस में आपका प्रॉपर्टी काफ़ी अलग होता है। वैसे ही जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो फेरोमैग्नेटिक एक टेम्परेचर तक रहते हैं, जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो टी सी वो आपके, मान लीजिए इससे आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज योर क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो सी इज योर, अभी यहाँ पे आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, तो दिस इज सम टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। जिससे ऊपर जाती है आपका जो मटेरियल है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो पैरा में कन्वर्ट होगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगा, राइट। जैसे ही वो फेरो में आता है, आप लोग टेम्परेचर कम कर रहे हो उस मटेरियल का, और टीसी से कम करते ही वो मटेरियल फेरो में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरो क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर सिंपली फेरो के केस में क्या होता है कि आपका वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, और वो सेम जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उस डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता है। तो आपका काई बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आप लोग
म्यू आर निकाल रहे हो तो 1 प्लस का जो कि बहुत ज़्यादा है, तो ये भी 1 से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक आपको बुक में दिया है कि दोनों एक्चुअली बुक में आपको दोनों केस में क्यूरी लॉ बोला है, बट रिमेंबर ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। क्यूरी लॉ पैरामैग्नेट के केस में है एंड क्यूरी वाइस लॉ, ठीक है, क्यूरी वाइस लॉ फेरो के लिए है, बट लेट्स मैं आपको उसका बेसिक आइडिया बताता हूँ। तो सिंपली क्यूरी लॉ ये बोलता है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए उसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। बेसिकली टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे काई उतना कम होगा, ठीक है। अगर आप लोग कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी सी लगाते हो, इससे आप लोग क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हो, ठीक है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो बेसिकली अगर आप लोग जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका काई कम होगा, और बेसिकली वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है वो काई पे डिपेंड करता है, राइट। अगर मान लीजिए किसी मटेरियल को आप लोगों ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेटाइज किया है और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है, तो वो मैग्नेटाइज हुआ है, राइट। पर जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वो उसका काई कम होना स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो वो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी आप लोग चेक करना, किसी भी मैग्नेट को अगर आप बहुत गर्म करोगे तो वो अपना मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो खत्म लूज कर देते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, दैट इज समथिंग एल्स, वो आप लोगों के सिलेबस से बाहर का डिस्कशन है। बट क्यूरी वाइस लॉ रिमेंबर ये आपको दिया गया था फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। तो रिमेंबर इस केस में भी जो ये क्यूरी वाइस लॉ है वो आपको जो ये काई का बिहेवियर बताता है, पर काई का बिहेवियर ये टीसी से कम नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर इस क्यूरी टेम्परेचर से कम है तो वहाँ आपको ये लॉ इसका बिहेवियर नहीं देता, वो सिंपली अगेन आपको टीसी से ऊपर जहाँ आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बट वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ पे क्या बिहेवियर है वही बताते हैं। देखिए ये दोनों रिलेशन आपस में बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे आपके पास सिंपली टी है और यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर माइनस टी सी। रिमेंबर ये टी सी मटीरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटीरियल किस टेम्परेचर तक आपका फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो क्यूरी वाइस लॉ सिंपली ये बोलता है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर रेंज में है, ठीक है, ये क्या है, टी अगर टीसी से ऊपर है तो वो पैरामैग्नेट है, तो उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जो टेम्परेचर है माइनस योर क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली ये दो लॉज है, आपको दो बेसिकली दोनों यही बता रहे हैं कि आपका पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के केस में रिमेंबर फेरोमैग्नेटिक के केस में ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आप लोग इस रेंज में जहाँ पे मटेरियल अगर खुद फेरोमैग्नेटिक है वहाँ आपको नहीं पता है, पर अगर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेट बन चुका है, मतलब उसका टेम्परेचर टीसी से ऊपर है, वहाँ पे आप लोग ये स्टेटमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो अगेन लर्न अबाउट थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इट्स वे टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, और इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं एंड आई थिंक इट्स नॉट पार्ट आपके सिलेबस का प्रॉपर पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने पैरामैग्नेटिज्म का थ्योरी आपको दिया था। मैंने आपको बेसिकली आपको एक तरीके से बता दिया था कि पैरामैग्नेटिज्म में होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन है, स्पिन डाइपोल मोमेंट ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर आपके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अलाइन करेंगे, और अलाइन होने की वजह से आपका मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक ना होगी, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आपके पास कोई ऐसे मटेरियल मौजूद हैं या ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका डायमैग्नेटिक बिहेवियर है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। जल्दी से अब आपको मैं बताता हूँ कि फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है। बेसिकली आप लोगों ने अभी तक पैरामैग्नेट्स एंड डायमैग्नेट्स पढ़े, जहाँ पे जो भी उनका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। The diamagnetism arises, paramagnetism arises in response to the external magnetic field. मतलब वो एक रिस्पॉन्स है, राइट। अगर आप किसी चीज़ को प्रेस करते हो और वो दबता है, वो आपके फोर्स का रिस्पॉन्स है। पर जैसे आप लोग मान लीजिए आपके पास एक स्पंज है, मैंने उसको हाथ से दबाया तो वो दब गया, एंड जैसे ही मैंने उसे अपना हाथ हटा दिया तो वो अपने शेप में वापस आ गया। एज सुन एज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव द मटीरियल लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वो अपने वो जो उसका मैग्नेटाइजेशन पीएम है, जैसे आप लोग बाहर का एच को जीरो कर रहे हो वैसे मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो रहा है, राइट। आपको ये फॉर्मूला हमने निकाला था। इस रिगार्ड में मतलब इस तरीके से अगर आप सोचें तो फेरोमैग्नेट्स थोड़ा से स्पेशल होते हैं। वो स्पेशल क्यों होते हैं, रिमेंबर हम लोग टी जो है ग्रेटर देन टीसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि टी ग्रेटर देन टीसी में वो मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेट होता है, और पैरामैग्नेट आपको ऑलरेडी पता है कि वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर टी लेस देन टी सी है
उस केस में वो क्या है, एक प्रॉपर फेरोमैग्नेट है, वहाँ पे वो मटेरियल्स अपना मैग्नेटाइजेशन लूज नहीं करते। अगर इवन अगर आप लोग बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बंद भी कर दो, ज़ीरो कर दो, फिर भी वो एक मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करते हैं। रिटेन का मतलब होता है कि जो चीज़ गायब ना हो, जो रहे। ओके ओके तो डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिज्म असल में उसको आप लोग नॉर्मली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, कि उसे आप लोग बोलते हो एक्सचेंज एनर्जी इंटरेक्शन या एक्सचेंज इंटरेक्शन बोलते हो, ठीक है। वो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल होता है, उसे अंडरस्टैंड करना क्लासिकली आसान नहीं होता। तो अभी के लिए आप लोग बस मान के चलेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि देर इज वन थिंग कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन। एक्सचेंज इंटरेक्शन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो आपके आसपास बैठे हैं वो आपस में एक तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और एक्सचेंज इंटरेक्शन उनको फोर्स करता है कि वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो, ठीक है। रिमेंबर, ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से नहीं है, ये आपस में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। जब मटेरियल फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर में होता है तो वो मतलब कोई भी जो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है और वो TC से कम है, तो ये इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्या करता है, एक जैसे मान लीजिए इस रीजन में, मतलब कि एक अगर आपके पास कोई बॉक्स है, तो एक स्पेसिफिक रीजन के सारे जो आपके पास स्पिन डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो सारे एक डायरेक्शन में होंगे। तो इस डायरेक्शन, यहाँ पे सारे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे साइड की तरफ है, तो ये बहुत सारे रीजन है, इनको आप लोग डोमेन बोलते हो, ठीक है। एंड जब तक आप लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हो तो वो सारे के सारे रैंडम तरीके से अरेंज होते हैं। और जब आपको पता है कि जब रैंडम होते हैं तो सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जीरो। तो कोई भी मैग्नेटाइजेशन आपको बाहर से नजर नहीं आएगा। पर जैसे ही आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और मान लीजिए आप लोगों ने उसके बाद अरेंज होने के बाद आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, बट उनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बचती है कि बहुत सारे उनमें से फिर भी उसी डायरेक्शन में रहेंगे, हालांकि अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को जीरो भी पुट कर दो, ठीक है। सो in ferromagnetic substance, spin magnetic dipole moments of nearby atoms are coupled by quantum mechanical exchange interaction. ये एक्सचेंज इंटरेक्शन होता क्या है, दिस इज अगेन आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, बट आप लोगों को सिंपली अंडरस्टैंड करना है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक से अलग है, एंड उसका जो टर्म है दैट इज योर एक्सचेंज इंटरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली दिस इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन स्पिन डाइपोल मोमेंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, ठीक है। कि जो आपका स्पिन डाइपोल मोमेंट है और लार्ज ग्रुप ऑफ एटम का, उनको अलाइन करते हैं, एटम्स टू अलाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और उस बड़े जो ग्रुप है उसको आप लोग डोमेन बोलोगे, ठीक है। तो ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं ये हर डोमेन को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, तो इनको आप लोग डोमेन वॉल बोलते हो। इस वॉल के बाद आपका मैग्नेटाइजेशन अलग है, इसके दूसरी तरफ मैग्नेटाइजेशन अलग है, पर इस पूरे रीजन में जिसको आप लोग एक डोमेन बोल रहे हो उसके अंदर एक ही मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। So, in one particular direction, these groups with constant polarization are called domains. जहाँ पे आपका, आई थिंक यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं बोलना चाहिए था, दिस इज नॉट पोलराइजेशन, दिस इज योर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो मैग्नेटाइजेशन, सो दीज ग्रुप्स, या आपको ग्रुप्स ही बोल सकते हो या आप लोग रीजन बोल सकते हो, रीजन बोलना ठीक है क्योंकि रीजन मतलब है कि एक एरिया, स्पेस। These regions with constant magnetizations are called domains, ठीक है। तो अगेन इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो ये सारे के सारे डोमेन टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अगेन एक पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जनरली अगर आपको एक डोमेन बनते भी हैं तो सारे डोमेन जो है वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं और आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में होंगे। प्रेजेंस ऑफ बी फोर्सेस दीज डोमेन्स टू अलाइन इन इट्स डायरेक्शन एंड वी गेट लार्ज एम, आपको लार्ज मैग्नेटाइजेशन मिलता है। एज वी रिमूव बी, देखिए आप लोग जैसे बी रिमूव करते हैं मोस्ट डोमेन स्टिल रिटेन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, रिटेन, रिटेन करते हैं वो, मतलब कि आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बावजूद भी वो एक मैग्नेटाइजेशन को अचीव या मतलब रिटेन करेंगे, और आपके पास नेट मैग्नेटाइजेशन फिर भी बचेगा, ठीक है। तो रिमेंबर, वो मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। हालांकि आप लोगों ने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड फिर भी जीरो कर दिया है, आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से
फेरोमैग्नेट्स हैव मेमोरी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? उनके पास एक मेमोरी है, राइट? अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि आपको मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे दिया, मैंने पहले क्या किया, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया और धीरे धीरे वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया। उसके अंदर फिर भी एक मैग्नेटाइजेशन बचेगा और आप लोग देख के उसे बता सकते हैं कि मैंने किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, क्योंकि उस डायरेक्शन में ही उसका मैग्नेटाइजेशन होगा। तो एक तरीके से फेरोमैग्नेट्स जो हैं उनके पास एक मेमोरी होती है, बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मेमोरी उनके पास रहती है, ठीक है? इस मेमोरी या इस रिटेंशन को आप लोग हिस्टेरिसिस से अंडरस्टैंड करते हैं और वो आपका नेक्स्ट पार्ट है, ओके? और दिस इज योर 9 पॉइंट। आप लोगों ने क्या करना है, 9.9 को अच्छे से पढ़ना है। 9.9 में सिंपली क्या किया उन्होंने, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड किया है, एंड उसके बाद आपको हिस्टेरिसिस के बारे में बताया, ठीक है? तो हिस्टेरिसिस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली हिस्टेरिसिस आपको वही बताता है कि क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की मेमोरी रह जाती है, तो वो अगर आप बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो वो कैसा रिस्पॉन्स देता है, उसका मैग्नेटाइजेशन कैसा रिस्पॉन्स देता है, उस वो आप लोग हिस्टेरिसिस कर्व से अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है? तो बेसिकली आप लोगों के पास हम लोग इस ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के पास सबसे पहले एक मटेरियल था, उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, ठीक है? वो ऑलरेडी फेरोमैग्नेटिक है और क्यूरी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आप लोग हो तो वो एक फेरोमैग्नेट है। बट बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले सारे के सारे डोमेन्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज थे, तो टोटल मैग्नेटाइजेशन आपका जीरो है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो एच है, जो कि योर मैग्नेटिक फील्ड है। योर पी एम जो कि वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, दैट इज योर मैग्नेटाइजेशन। तो बाहर जब आप लोगों ने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तो उसका सबसे पहले जो मैग्नेटाइजेशन था वो जीरो था, क्योंकि सारे के सारे रैंडमली थे। फिर आप लोगों ने धीरे धीरे एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना स्टार्ट किया और आपका पोलराइजेशन भी, सॉरी नॉट पोलराइजेशन, मैग्नेटाइजेशन भी उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे इंक्रीज किया और आप लोग ए पॉइंट तक पहुंच गए। देखिए अब ये फ्लैट होना स्टार्ट हो रहा है, इसको आप लोग बोलते हो सैचुरेट होना। तो एक पॉइंट के बाद आप लोग कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और उसके बाद उनके पास कुछ करने के लिए बचता नहीं है, तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? वो एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। आप लोग मान लीजिए ए पॉइंट तक पहुंच गए। ए पॉइंट में पहुंचने के बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोग अब मैग्नेटिक फील्ड को एकदम उल्टा कर देते हो, ठीक है? अभी आप लोग उल्टा क्या कर रहे हो, उल्टा नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक्चुअली आप लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कम करना स्टार्ट कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, बट आप लोग धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, और इस पॉइंट पे रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। आप लोग वापस अब देखिए, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हो बट आप लोग सेम पाथ से वापस नहीं आ रहे हो। मैंने आपको क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर भी दो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटाइजेशन बचता है। तो आपका मैग्नेटाइजेशन इस कर्व से वापस आते हुए जीरो ना जाके ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही आप लोग जीरो मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते हो, ठीक है, धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए जीरो कर दिया, आपका मटेरियल फिर भी पोलराइज या मैग्नेटाइज है, ठीक है? रिमेंबर, अगर मैं आपको बोलूं कि पी एम मैग्नेटाइजेशन क्या है, वो ये वैल्यू है, दिस इज लाइक सम वैल्यू, राइट? जीरो नहीं है वो, बोलने का मतलब। तो जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटाइजेशन था इस पॉइंट पे, उससे थोड़ा कम हुआ बट फिर भी उसमें सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन मौजूद है। इस जो आपका हाइट है, ठीक है, ए पॉइंट से जब आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा जीरो कर दिया और उस जीरो मैग्नेटिक फील्ड में जितना उसका मैग्नेटाइजेशन बचता है उससे आप लोग बोलते हो रिटेंटिविटी, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे बोला है द रेजिडुअल magnetism left behind in the magnetic substance when magnetizing field is reduced to zero is called retentivity और रेमनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो बेसिकली ये वही बता रहा है कि जैसे आप लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ। फिर आपने धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना स्टार्ट कर दिया, और जीरो होने के बावजूद, अगर आपका बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है जीरो होने के बावजूद जो उसमें मैग्नेटाइजेशन बच रहा है उससे आप लोग बोलोगे रिटेंटिविटी। रेजिड्यूल का मतलब होता है जो बच जाता है, ठीक है? रेजिड्यू इज लाइक समथिंग विच इज रिमेन्ड। तो जो रेजिड्यूअल मैग्नेटिक फील्ड बच रहा है उसमें, उसको आप लोग रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो रिटेंटिविटी आपका निकलता है रिटेंशन से। रिटेंशन मतलब कि जो आप लोग चीज़ याद रख पाते हो, ठीक है? तो रिटेंशन इज समथिंग जो कि ये याद रख पा रहा है। तो एंड रेमिनेंस भी अगेन वही बात होती है कि समथिंग
किसी चीज़ का रेमिनेंस होता है कि आप लोग उस चीज़ को याद रख पा रहे हो, ठीक है। एंड रेजिड्यूल का मतलब है जो बच जाता है। तो तीनों जो टर्म्स हैं वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि इस मटेरियल में अपना जो पहले का स्टेट था वो याद रख पा रहे हो। हालांकि आप लोगों ने बाहर से जो जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हुआ था वो आपने हटा दिया है, बट वो फिर भी मैग्नेटाइज हो रहा है। अब देखिए आपका जो देखिए ओ पोजीशन पे आपके पास ये मैग्नेटिक मटेरियल था, सारे डोमेन्स रैंडम थे। आपके पास मैग्नेटाइजेशन जीरो था और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था। ए पे पहुंचते ही आप लोगों ने बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और आपका मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में सारे के सारे अरेंज हो गए और आपका मैग्नेटाइजेशन भी नॉन जीरो हो गया और फील्ड भी नॉन जीरो था। फिर आप लोग बी में आए। बी का मतलब कि आप लोगों ने यहाँ से पीछे की तरफ मैंने एरो ड्रॉ किया है, एरो से पीछे आए और यहाँ पे पहुँच के आपने एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दिया और मैग्नेटाइजेशन पर जीरो नहीं हुआ। रिमेंबर, कुछ कुछ जो डोमेन्स थे वो टेढ़े मेढ़े हो गए, पर बहुत सारे डोमेन्स सेम डायरेक्शन में ही मौजूद थे और आपके पास नेट मैग्नेटाइजेशन फिर भी उस डायरेक्शन में मौजूद था। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो दोबारा से, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप लोग बी से सी आ रहे हो। रिमेंबर एच यहाँ पे जीरो था, बट जीरो से ऑपोजिट का मतलब है कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। उससे क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में आपके पास ये डाइपोल्स थोड़े से जो बचे होते हैं वो दोबारा से, क्योंकि उस तरफ उनको फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फिर से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे सी सी पॉइंट पे पहुंच के क्या हो रहा है, देखिए ये वाला लाइन है, ये क्या बता रहे हैं, इस पॉइंट का वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है, जीरो, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है। बट आपको जीरो फील्ड पे नहीं हुआ, वो आपको एक्स्ट्रा फील्ड उल्टे डायरेक्शन में लगानी पड़ी जहाँ पे आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। अब इसको बोलते हैं आप लोग कोअर्सिव फोर्स। कोर्स का मतलब होता है कि आप लोग किसी के मन के या मतलब जो उनका विल है उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग ये एक डायरेक्शन में रहना चाहता था, बट आप लोगों ने ज़बरदस्ती इस पे एक एक्स्ट्रा ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म कर दिया। तो जितना आपको उल्टा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा, दैट इज़ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, उससे आप लोग कोर्सिविटी बोलते हो, ठीक है। दिस इज ऑल। सो द मैग्नेटाइजिंग फील्ड in the negative direction required to make magnetization zero is called coercivity और coercive force for the material, ठीक है। तो ये बता रहा है कि उस मटेरियल के लिए कितना आपको उल्टा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ रहा है जिसकी वजह से उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए। और उसके बाद आपका सेम आपका उल्टे डायरेक्शन में भी करोगे। अगर आप देखिए, अगर आप अब मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाओगे तो आपका सारा का सारा जो है, देखिए सी पे क्या होगा, आप सब कुछ आपस में मिक्स हो गया और टोटल मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। अब जैसे आप लोगों ने डी पे पहुंचे, आपका सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया, अब ये सारे के सारे डोमेन उस डायरेक्शन में हो गए। तो आपका डी पॉइंट के लिए रिमेंबर आपका ये, अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करता हूँ आपके पास कि व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइजेशन है और इस पॉइंट इस, ठीक है, इस फील्ड के लिए इतना मैग्नेटाइज हो रहा है। अगेन ये दिस इज योर सैचुरेटेड पॉइंट। और अगेन यहाँ पे आप लोग सेम वापस आओगे, ठीक है। आप लोग पहले एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया था, अब आप लोग अगेन मैग्नेटिक फील्ड को कम करना स्टार्ट करोगे। एंड अगेन जीरो पॉइंट पे आते ही, जीरो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे आते ही आपका मैग्नेटाइजेशन अगेन जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बी एंड ई पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इस केस में आपके डोमेन्स एक डायरेक्शन में थे, इसमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगेन जो बी से सी वाला पाथ है वैसे ही ई से एफ वाला पाथ है, बट आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, ठीक है। तो आपके पास फिर ये आपका जो पूरा लूप क्लोज होता है, इससे आप लोग हिस्टेरेसिस लूप बोलते हो, ठीक है। और ये लूप आपको क्या बताता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक अपना एक मेमोरी रिटेन करता है, ठीक है। आप लोगों ने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वो मैग्नेटाइज हुआ, आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, पर वो फिर भी याद रखेगा कि वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन उस डायरेक्शन में मौजूद होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो यहाँ से ऊपर गया पर वो वापस उस पॉइंट पे वापस नहीं आया। रिमेंबर, अगर आप लोगों के पास पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल होता तो आप जैसे ही ए में गए वैसे ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जीरो करोगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा और वो सेम पाथ से वापस आएगा, ठीक है। तो ऐसा अंदर का जो एरिया आपके पास ये बन रहा है, इस पूरे क्लोज कर्व के अंदर एरिया क्या है, दिस इज योर कंप्लीट एरिया, राइट। इस ऐसा एरिया कुछ नहीं बचता, आप लोगों के पास सिंपली ऐसी लाइन होती है,
बेसिकली मान लीजिए मैं आपको ब्लू से दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी दिस, एक लाइन ऊपर जाती, इसी पाथ से वो वापस आता, फिर नीचे आता और इसी पाथ से वापस आता, ठीक है। कोई भी अंदर से एरिया नहीं बचता। अगेन मैंने ये थोड़ा सा प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया, वो एक ही लाइन होता, ठीक है, सिंपली एक लाइन होता। क्योंकि कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल में आप जैसी एच को जीरो करते हो, उसका मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होगा, तो हमेशा वो ओरिजिन पे वापस आएगा और वो सेम पाथ के थ्रू आएगा, तो अंदर से ऐसा कोई एरिया उसका क्लोज नहीं होगा। रिमेंबर यहाँ पे आप लोगों के पास सेम एरिया, सेम पाथ वो फॉलो नहीं करता है। अगर आप एच को बढ़ा रहे हो, एच को घटा रहे हो, तो पहले वो ये वाला पाथ लेगा, फिर वो नीचे वाला पाथ लेगा, ठीक है। बट अगेन यू कैन रीच पॉइंट ए, और यहाँ पहुँचने के बाद ये जो पूरा लूप है, दिस इज योर हिस्टेरिसिस लूप। एंड आप लोग इसका जो बेसिक आइडिया है वो 9.10 में पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास बचता है कि हिस्टेरिसिस लूप में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एनर्जी लॉस कैसे होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस आप लोग यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ अंडरस्टैंड करना कि एनर्जी लूज कौन कर रहा है, ठीक है। आप लोग बेसिकली हो क्या रहा है कि आप लोग बहुत सारे डोमेन्स के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट्स को घुमा रहे हो, ठीक है। और घुमाने की वजह से, क्योंकि आप लोगों के पास सेम पाथ वो नहीं ले रहा, ठीक है, आप लोग एक वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालोगे आप लोग वो एनर्जी लूज कौन कर रहा है, वो एनर्जी लूज कर रहा है बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड को वर्क करना पड़ रहा है उन डोमेन्स को घुमाने के लिए, ओके। और वो एनर्जी लूज क्यों हो रहा है, मतलब कितना लूज हो रहा है, वी विल सी, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि किसी भी डाइपोल मोमेंट, अगर आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल हो तो, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड एच हो, तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, डाइपोल क्रॉस एच, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप लोगों को वर्क निकालना है, तो वर्क आप लोग कैसे निकालते हो, किसी फोर्स के लिए आप लोग वर्क कैसे निकालते हो, एफ डॉट डी एल। फोर्स में इतना फोर्स लगा किसी मटेरियल पे, किसी मास पे, और उस फोर्स के वजह से वो कितना मूव किया, ठीक है। तो वो फोर्स इनटू डिस्टेंस। वैसे ही टॉर्क के केस में, टॉर्क में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो डिस्टेंस की बात नहीं करते, टॉर्क में ऑब्जेक्ट घूमता है। तो इतना टॉर्क लगा था और कितने एंगल से घूमा, वो आपको वर्क दिखाता है, ठीक है। तो दिस इज योर वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। इतना टॉर्क था, इतने स्मॉल एंगल से घुमाया, इतना वर्क डन हुआ। तो अगर जो आपको टोटल वर्क डन निकालना है, पर यहाँ पे क्या करना है आपने, टोटल वर्क बाय एच। तो ये नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, वर्क किसी चीज़ पे जब डन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, पर अगर आप लोग वर्क कोई कर रहा है तो उसका नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी को लूज कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा और वो पुश हुआ, ठीक है, मैंने उसे फोर्स लगाया और वो एफ डॉट डी एल हुआ, तो उस पर जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव आएगा। पर उतना ही वर्क डन मैंने लूज किया है, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय एच है, ठीक है, हम लोग सेम चीज़ पूछ रहे हैं बट अलग नज़रिए से। हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया। तो रिमेंबर, जब वो वर्क कर रहा है उस पर, तो हालांकि डाइपोल का वर्क, डाइपोल की नज़र से देखें तो उस पर वर्क डन पॉजिटिव है, पर मैग्नेटिक फील्ड जो वर्क कर रहा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो वर्क डन बाय एच इज सेम थिंग बट विद अ नेगेटिव साइन। और रिमेंबर, आपको हम लोग सवाल सिंपली पूछ रहे हैं कि इस हिस्टेरिसिस लूप में कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो पाथ क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, एंड अगेन ए पे आप लोग वापस आओगे क्योंकि आपका क्लोज पाथ है, ठीक है। ये हो गया एक किसके लिए, दिस इज फॉर योर वन डाइपोल, ठीक है, एक डाइपोल के लिए। आप लोग कैसे निकालोगे, कैसे, रिमेंबर टाउ इज व्हाट, टाउ इज पी एम क्रॉस एच। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो सिंपली पी एम क्रॉस एच, अगर मैं सिंपली मैग्नीट्यूड बोलूँ, मान लीजिए ये आपका पी एम था डाइपोल, राइट, ये वाला डायरेक्शन, ये आपका एच है और इनके बीच में एंगल थीटा है। सो आप लोग पी एम क्रॉस एच कैसे निकालते हो, दैट इज सिंपली पी एम का लेंथ, एच का लेंथ एंड साइन थीटा, ठीक है। और डी थीटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सो एट द मोमेंट अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक डायरेक्शन भी आना चाहिए था, वो डायरेक्शन को लिए अभी आप भूल जाइए, ठीक है। सो रिमेंबर, आपका एच आप लोग बाहर से पुट कर रहे हो, तो वो आपका थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। थीटा पे एच डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप लोग इसको इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो, चाहो तो आप लोग अंदर भी रख सकते हो, देर इज़ नो इशू, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट तक भी रख सकते हो, ठीक है, तो देर इज़ नो इशू। हर डाइपोल का जो लेंथ है वो भी एक कांस्टेंट है, द ओनली थिंग विच इज़ डिपेंडिंग ऑन थीटा इज दिस साइन थीटा, ओके।
तो ये आपका नेगेटिव साइन ऑलरेडी आपको मैंने बताया कहाँ से आ रहा है। पर मान लीजिए आप लोगों के पास एक्चुअली एक डाइपोल नहीं है, आपके पास एन डाइपोल है, क्योंकि आप लोग एक बड़े मटेरियल की बात करें तो वहाँ पे एन डाइपोल्स हैं। तो जितना भी वर्क डन होगा वो सभी के ऊपर जो वर्क डन है उनका सम होगा, ठीक है। सो टोटल वर्क डन इज वर्क डन ऑन द फर्स्ट डाइपोल, सेकंड डाइपोल एंड nth डाइपोल। तो सिंपली क्या हो रहा है कि समेशन आएगा और वही समेशन बाहर आ रहा है। पर रिमेंबर यहाँ पे चेंज क्या आएगा, सबका वर्क डन अलग कैसे है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, पर सबका डाइपोल मोमेंट जो है उस पर इंडेक्स आई आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है। एंड सबका जो थीटा है एच के साथ, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो थीटा बन रहा है सबका अलग अलग हो सकता है, थीटा आई एंड डी थीटा आई, ठीक है। थीटा आई क्या बता रहा है कि ith डाइपोल का एच के साथ क्या एंगल बन रहा है, ओके। एंड आप लोग इस समेशन को चाहो तो अंदर ला सकते हो, ठीक है। इस इंटीग्रेशन से अंदर लाया तो आपके पास ये बचा, इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब देखिए हम लोग इन डाइपोल्स को कंपेयर करेंगे मैग्नेटाइजेशन से। मैग्नेटाइजेशन इज टोटल डाइपोल मोमेंट्स, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल्स अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो कि टोटल डाइपोल्स क्या है, सभी डाइपोल्स का सम, एंड वॉल्यूम को अगर मैं सामने लेके आया तो वॉल्यूम टाइम्स मैग्नेटाइजेशन, ओके। और यहाँ पे आप लोगों के पास सिंपली आएगा प्रोजेक्शन ऑफ पी एम इन डायरेक्शन ऑफ एच, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने निकालना है कि आप लोग सभी डाइपोल्स का जो प्रोजेक्शन है वो मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्शन में निकाल लीजिए। सॉरी, मैग्नेटाइजेशन के नहीं, सॉरी, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगा है उसके डायरेक्शन में निकाल लीजिए। तो आप लोग कैसे निकालते हो प्रोजेक्शन, आप लोग उस डायरेक्शन, उसका जो एच डायरेक्शन लेते हो दैट इज एच कैप, उसके साथ आप लोग डॉट करते हो, राइट। किसी भी ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कैसे निकालते हो, ए वेक्टर डॉट बी का कैप। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि इनका आपने प्रोजेक्शन निकालना है। तो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो कि दैट इज वी पी एम, आप लोग बोल रहे हो कि जो ये हालांकि क्यों, देखिए पी एम जो होता है वो ऑलरेडी जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो उस केस में अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेते भी हो तो कॉस जो थीटा होगा वो जीरो होगा, ठीक है। थीटा विल बी जीरो एंड कॉस थीटा विल बी वन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका जो प्रोजेक्शन है अगर आप लोग निकालोगे तो आपको वापस ये मिल जाएगा पी एम का लेंथ। बट दूसरे केस में यहाँ पे आप लोग अगर डॉट एच करोगे तो रिमेंबर हर इंडिविजुअल डाइपोल का एच के साथ एक एंगल था कॉस थीटा, ठीक है। आपको वो लिखना पड़ेगा। इस केस में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ith डाइपोल का लेंथ एच का जो लेंथ, एच एक डायरेक्शन है तो उसका लेंथ 1 होगा और डॉट प्रोडक्ट विल बी कॉस थीटा आई। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक तरफ आपके पास ये आ रहा था और दूसरी तरफ आपके पास ये आया है, ठीक है। इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया एंड आप लोग क्या बोलोगे, वॉल्यूम देखो फिक्स्ड है, तो हम लोग सिंपली ये बोलेंगे कि टोटल मैग्नेटाइजेशन में जब चेंज होगा वो क्यों आएगा। वो चेंज देखिए हर डाइपोल का लेंथ फिक्स्ड है, तो जो इसमें चेंज आएगा वो किसकी वजह से आ सकता है, चेंज इन थीटास। और आप लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे आपके पास डी पी एम आया, यहाँ पे आप लोग थीटा को चेंज करोगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन विल बी माइनस साइन थीटा, और आपके पास डी थीटा आई आएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग दोनों तरफ चेंज कर रहे हो तो वेरिएबल्स का आपके पास डिफरेंशियल बचता है। तो यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे आपके पास ये बचा। रिमेंबर आपके पास एक नेगेटिव साइन आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यू हैव दिस पर्टिकुलर टर्म, और अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 देखें आपके पास ये टर्म अंदर मौजूद है, राइट, विद अ नेगेटिव साइन जो कि मैंने हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आना चाहिए और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब आप लोग रिमेंबर ये नेगेटिव साइन के साथ आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और आप लोग अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास सिंपली बचेगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एच, जो आपके पास ये एच बचा था, ठीक है। और इस समेशन के साथ हर चीज़ जो है वो आपका v टाइम्स डी पी एम बन जाएगा, और आपने यहाँ से वो पुट कर दिया, नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल, यू हैव दिस टर्म। इस वॉल्यूम को क्योंकि ये फिक्स्ड है आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए और इस तरफ कर दीजिए, ठीक है। सो यू आर एक्चुअली लेफ्ट विद दिस, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू जो ये आपका क्लोज लाइन इंटीग्रल है एच डी पी एम, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो चीज़ है क्लोज जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या बता रहा है आपको। देखिए अगर आप लोग हिस्टैरिसीस को अगर ध्यान से देखें तो एक डायरेक्शन में क्या है, एच है, और दूसरे डायरेक्शन में क्या है,
आपका मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के पास क्या आ रहा है, यही चीज़ आ रहा है, राइट। तो अगर आप लोग एक बार बेसिकली याद दिलाऊं कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स होता है और आपको डी एक्स करते हो तो वो आपको बताता है कि मान लीजिए ए से बी कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कोई फंक्शन ड्रॉ करूँ, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जो आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो आपको देता है क्या है, दैट गिव्स यू एरिया अंडर द ग्राफ, राइट, दिस एरिया। इस एरिया की वैल्यू क्या है वो आपको ये इंटीग्रल बताता है। पहली बात, आप लोग क्या कर सकते हो, इस पूरे क्लोज्ड जो इंटीग्रल है उसे आप लोग बहुत सारे पीसेस में ब्रेक कर सकते हो, राइट। आपको पता है पाथ क्या क्या है। आप लोग पहले ए से बी आ सकते हो, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से एफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस पूरे ग्राफ को घुमा दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग एच के फॉर्म में एच को फंक्शन मान रहे हो और चेंज क्या कह रहे हो, पी को, ठीक है। तो जिस जिस वेरिएबल को आप लोग मतलब जिसका डिफरेंशियल, जिसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसे आप लोग हमेशा एक्स के फॉर्म में देखो, मतलब हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में देखो तो ज़्यादा आसान रहता है। तो जो एच है वो आपको वर्टिकल एक्सिस कर दिया और मैंने इससे जो मैग्नेटाइजेशन था उसे मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, इस पूरे प्लॉट को घुमा दिया है। अगर आपको लेट्स सी, मैं यहीं यहीं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से ये जो प्लॉट था और ऊपर का प्लॉट एक्चुअली दोनों सेम है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट इसे देखने का नजरिया, ओके, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। ये आपका प्लॉट था, ठीक है। ए बी सी डी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से दिख रहा है, बट ये आपके पास एच था और ये पी था। मैंने बस इसे ऐसे घुमा दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पाओ। तो जो आपका टोटल इंटीग्रेशन है क्लोज कर्व ए बी सी डी पे, ठीक है, उसे आप लोग ब्रेक कर सकते हो कितने, 1 2 3 6 5 पे। एफ से ए गए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई एंड ई से एफ, ठीक है। तो ये आपके पास 6 पार्ट्स में बट गए। तो लेट्स सी कि लेट्स टेक एफ से ए एंड ए से बी वाला पार्ट, ठीक है। तो एफ से ए ये वाला कर्व है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसके ऊपर, एफ से ए जा रहा हूँ, तो आपको मिलेगा क्या, इस कर्व के अंडर का एरिया, तो ये वाला एरिया आपको मिल गया। एंड ए से अब मैं बी जा रहा हूँ, ए से बी जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे जो अब इंटीग्रेशन हो रहा है, एक केस में जो डी पी था, रिमेंबर ये जो पी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में एफ से ए पाथ में आपका डी पी इंक्रीज हो रहा था, फिर ए से बी में डी पी डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो एरिया आएगा वो एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए आपको दिखाता हूँ कि ये आपका पाथ है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया है, लेट मी से कि ये आपका F से A था और अब ये A से B है। तो आपको अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करते हो वो आपको मिलेगा ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखिए, अब तो आप इन दोनों कंबाइन कर रहे हो, एक केस में ये पॉजिटिव आएगा ये वाला, दूसरे में नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप लोग जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डी पी जो डी पी एम है वो ए से बी में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। रिमेंबर ये डायरेक्शन आपका पी इंक्रीज करने का, यहाँ से आप लोग जब ए से बी आ रहे हो तो डी जो है आप लोग चेक कर सकते हो कि ए पे जो पी की वैल्यू ज़्यादा है, बी पे कम है, तो आप उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये नेगेटिव होगा। तो दिस एरिया माइनस दिस एरिया गिव्स यू एरिया बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दोनों लाइन के बीच में। तो वैसे ही आप लोग आगे जब निकालोगे तो आपको बस ये वाला एरिया मिलेगा, फिर ये वाला एरिया मिलेगा, फिर ये वाला एरिया। तो टोटली आपको मिल क्या रहा है, इस पूरे कर्व के अंदर जो क्लोज्ड एरिया है वो आपको इस इंटीग्रेशन से मिलेगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन से। और दैट इज व्हाट वर्क इज एनर्जी, राइट, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। और लूज कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड को इतना वर्क करना पड़ रहा है एक पूरे क्लोज कर्व में, ठीक है। तो इस पूरे ए से घूम के वापस ए में आने में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ने, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड ने कितना जो एनर्जी लूज किया पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज गिवन बाय क्या है, अगर आप लोग देखो, दैट इज गिवन बाय द एरिया ऑफ पी एम एच कर्व, ठीक है। तो आप लोगों के पास बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है एरिया इनसाइड एच एंड पी एम लूप, ठीक है। तो इस लूप के अंदर जो एरिया होगा दैट गिव्स यू एनर्जी लॉस, ओके। एंड फाइनली आप लोग इसे एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एच को आपको फॉर्मूला पता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे रिलेटेड है, ये आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता था। और आप लोग
क्या करोगे, न्यू नोट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, न्यू नोट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एंड या बेसिकली आप लोग पी को इस तरफ ले जाइए, ले गए। इस तरफ ले जाने के बाद आप लोगों के पास न्यू नोट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट। और अगर आप लोग देखते हो कि इसमें कितना चेंज करोगे, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है तो यहाँ का इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ओके। एंड आप लोग क्या करोगे बेसिकली, आप लोग अगर h का इंटीग्रेशन b के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो db की जगह आप लोग ये वैल्यू पुट करोगे पूरी की पूरी। अगर db की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो न्यू नॉट आपका बाहर आ गया, तो एक केस में h के साथ dh का इंटीग्रेशन होगा, एंड सेकेंड वाले पार्ट में h का dp के साथ इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए h का इंटीग्रेशन dh के साथ एक क्लोज कर्व के लिए 0 देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि x के बराबर है, और आप लोग एफ एक्स क्या कर रहे हो, डी एक्स कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपली क्या है, एक्स डी एक्स। अब जब देखिए एक्स डी एक्स एंड एच डी एच का इंटीग्रेशन सेम टाइप का होगा, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो होता क्या है आप लोग क्या कर रहे हो, एक क्लोज पाथ पे करोगे, ठीक है। तो कोई भी आप लोग क्लोज पाथ लोगे, जब आप लोग वापस आओगे यहाँ पे हिस्टैरिसीस बनता नहीं है, क्योंकि आप लोग जितना किस पर्टिकुलर एक्स पे देख रहे हो उसी पाथ से वापस आओगे, फिर उसी पाथ से वापस आओगे, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स टी एक्स, मतलब किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब चाहे आप लोग, मतलब आप क्लोज पाथ लो, पर आप लोग अगर किसी एक्स पे निकाल रहे हो तो इस एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। चाहे आप लोग यहाँ से वापस जाके वापस आ रहे हो, चाहे ऐसे वापस आ रहे हो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो आप लोग एक सेम पाथ पे एक लाइन पे चल रहे हो, तो जो आपका क्लोज कर्व है वो एक लाइन की तरह दिखेगा। और ये आपको क्या देता है, एरिया इनसाइड द कर्व। तो पहली बात तो कर्व बन नहीं रहा, ये एक लाइन है, और लाइन के अंदर का एरिया क्या होता है, जीरो। तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली आपको जीरो देता है, तो इसीलिए आपके पास ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली ये जो सेकेंड वाला पार्ट है। अब आप लोग इस न्यू नॉट को दूसरी तरफ ले जाइए, एंड अगर मैं ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँ तो दिस पार्ट इज इक्वल टू 1/न्यू नॉट अपॉन दिस पार्ट। अगर आपको याद है ये हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो अगेन आपको पता है कि ये आपका एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम था, और एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया अंडर बी एच कर्व, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखना भूल गया, टाइम्स 1/न्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे आपकी बुक में एक पर्टिकुलर मिस्टेक किया था, नॉट श्योर कहाँ किया है। ओके, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9.3 एक बार आप लोगों ने देखना है। एग्जाम्पल नंबर 9.3 में जो आपका जो फाइनल आंसर है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना था, कैलकुलेट द एरिया अंडर बी एच लूप। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक तरीके से एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम निकाला है, ठीक है। वो आप लोग एक बार देख लेना कैसे निकाला है। तो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एरिया अंडर द बी एच कर्व टाइम्स 1/न्यू नॉट। तो इन्होंने सीधा इसको एरिया अंडर द कर्व बी एच कर्व टाइम्स 1/न्यू नॉट पुट कर दिया है, ठीक है। बट 1/न्यू नॉट को मल्टीप्लाई नहीं किया बेसिकली, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा गलत है, इसे आप लोगों ने ध्यान से देखना है। एंड आई थिंक आपके एग्जाम्पल नंबर 9.5 में भी इन्होंने जो सिग्मा निकाला है, सिग्मा में इन्होंने एक जगह आप लोगों ने देखना है कि आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थिंक फोर्थ इक्वेशन में जब सिग्मा निकाला है, सिग्मा को इन्होंने सिंपली थीटा अपॉन 4πr² किया था। वो थिटा नहीं है, दिस इज योर क्यू, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन सरफेस, तो चार्ज थीटा नहीं है, चार्ज इज योर क्यू, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स हैं। एंड जो एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी बुक में गलत दिया है, दैट इज एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इन्होंने गलत दिया था, लेट मी जस्ट चेक। ओके, ओके, आई विल सी कि एग्जैक्टली उन्होंने कहाँ भी मिस्टेक किया है, बट एट द मोमेंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके, एनीवे,
हाँ, पेज नंबर 337 में, ओके। पेज नंबर 337 में आपके पास जो नोट करके दिया हुआ है, जो 9.5.5 है उसके ऊपर नोट दिया है, ठीक है। द वेक्टर्स D एंड E in electrostatic correspond to the vectors B and H in magnetic. The vector E associates with free charge and vector D with the total charge. ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर आपको याद होगा, जो D है वो उसका जो आपका डाइवर्जेंस है वो फ्री चार्ज देता है, फ्री चार्ज डेंसिटी देता है, जबकि जो E है वो टोटल देता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया हुआ है। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इन द सेम वे वेक्टर H इज एसोसिएटेड विद द फ्री करंट एंड B इज एसोसिएटेड विद टोटल करंट, ठीक है। तो ये एक ये सी ठीक है। तो उस सेंस में जो आपका E है वो आपका B को कॉरस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास E आता है फ्री केस में, वैसे ही फ्री केस में आपके पास B आपका मैग्नेटिक इंडक्शन आता है। जब आपके आपके पास डाइलेक्ट्रिक होता है तो डाइलेक्ट्रिक के केस में आपके पास क्या आता है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसका जो आपका डाइवर्जेंस है वो देता है आपका रो ऑफ योर फ्री चार्जेस। वैसे ही आपके पास, अगर आपको याद होगा, आज इसी लेक्चर में हमने निकाला था, दैट इज़ योर कर्ल ऑफ एच, दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू जे ऑफ योर फ्री, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ई जो है वो फ्री चार्ज के साथ नहीं होता है, ई जो होता है वो टोटल चार्ज के साथ होता है, जबकि वेक्टर आपका डी होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द फ्री चार्ज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने ध्यान से देखना है। फाइनली इस चैप्टर में आप लोगों ने सीधा ये जो फेराइट्स वाला पार्ट है सीधा पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बेसिकली दिया नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों के पास पैरा, डाया और फेरो के अलावा भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, उन्हें आप लोग फेराइट्स बोलते हो, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि आप लोगों के पास जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सारे डोमेन एक डायरेक्शन में होते हैं, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके पास स्टैगर्ड डाइपोल्स होता है। स्टैगर्ड का मतलब होता है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग फॉर्म में आपके पास ऐसे डाइपोल्स आते हैं। तो ओवरऑल बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको कोई मैग्नेटाइजेशन नजर नहीं आएगा, बट अगर आप बहुत करीब से देखोगे तो आपको बहुत सारे डोमेन्स ऊपर नीचे मिलेंगे। तो करीब से देखने पे आपको मैग्नेटाइजेशन दिख सकता है, पर बाहर से नेट आपको कोई मैग्नेटाइजेशन नज़र नहीं आता। तो आप लोगों के पास जो फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अगेन आपके पास ऐसा स्टैगर्ड होगा, बट स्टैगर्ड केस में आपके पास एक डायरेक्शन वाले डाइपोल मोमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और जो ऑपोजिट वाले हैं वो आपका कम स्ट्रांग होते हैं। तो आपको बाहर से एक नेट डाइपोल मोमेंट नज़र आएगा, अंदर से ये जो आपका अल्टरनेटिंग डाइपोल मोमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। एंड फेराइट्स में ये जो स्पेसिफिकली जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैंने आपको बता दिया कि आपके पास स्टैगर्ड हैं, बट दोनों का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। तो अगर एक तरफ मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ वाले 5 मैग्नीट्यूड के हैं, तो माइनस एक्स वाले आपके 3 मैग्नीट्यूड के लिए, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर आपके पास बाहर से 2 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटाइजेशन फिर भी नज़र आएगा, ठीक है। बट इन्हीं कैटेगरी में फेरी मैग्नेटिक मटेरियल कैटेगरी में फेराइट्स भी आते हैं। बेसिकली फेराइट्स का क्या आइडिया है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जीरो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। देखिए, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग, मैंने आपको बताया था कि आप लोग ऐसे मटेरियल्स को सोलेनॉइड के बीच में पुट करोगे और उससे क्या होगा कि सोलेनॉइड एक बेटर सोलेनॉइड बनेगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, वो आपका जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अपना मैग्नेटाइजेशन ऐड करके उस सोलेनॉइड को काफ़ी स्ट्रांग बना देता है। बट कई बार क्या होता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर कुछ करंट जनरेट होता है, ठीक है। वो आप लोग आगे फेराडेज लॉ में पढ़ोगे, एडी करंट्स बोलते हैं। एडी करंट्स की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है। तो अगर आप लोग ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हो फेराइट टाइप का, तो वो क्या करेगा, एडी करंट्स, क्योंकि ऐसा मटेरियल्स है कि जो अंदर करंट जनरेट नहीं होने देता, तो एडी करंट्स के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होने वाला था वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली फेराइट्स का बेसिक बताने का तरीका यही है कि आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो। और ख़ास बात ये है कि ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को नहीं होने देता है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। और आपका उन एडी करंट्स की वजह से आपके पास एनर्जी लॉस नहीं होगा और वो हीट अप नहीं होगा, क्योंकि एडी करंट जब अंदर आते हैं तो वो मटेरियल को हीट कर देंगे और वो उस हीट के थ्रू आपका वो एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जूल्स हीटिंग वगैरह कुछ टर्म्स हैं वो होंगे नहीं। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में आपने बेसिक सीधा अंडरस्टैंड करना है कि आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फेरी मैग्नेट्स क्या हैं, और उस फेरी मैग्नेट्स के कैटेगरी के अंदर फेराइट्स क्यों स्पेशल है, ठीक है। तो ये बेसिक है।
और इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है एंड चैप्टर नंबर 10 का मैं आपका लेक्चर आज ही पुट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 10 आपको कम्प्लीटली नहीं करना है, तो मैं उसमें जो मेन पार्ट्स हैं उसी का लेक्चर आज को आपको जल्दी देता हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग इससे अंडरस्टैंड कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।